नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे। मैं इस वीडियो के अंदर बेटा आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो आईसीएआई की तरफ से बेटा रिवीजन टेस्ट पेपर, दैट इज हम आरटीपी बोलते हैं, फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आईसीएआई ने रिलीज किया था कुछ समय पहले। तो उसको मैं यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, वन बाय वन क्वेश्चन करते हुए, ठीक है ना। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आरटीपी को जो है डिस्कशन उसकी, एंड यहाँ पर मैं बेटा आरटीपी के स्टार्टिंग में ना जो सितंबर 25 का है, इसके स्टार्टिंग में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई हुई है रिगार्डिंग द जो नॉन कॉर्पोरेट एंट्रीज, जो हम टॉपिक करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसमें एक अमेंडमेंट आ गया कि जहां पर में हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करते थे, अब उसे हमारे पास में एमएसएमई एंड बेसिकली माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और एक आपके पास लार्ज एंटिटी करके बाइफरकेट कर दिया गया। तो उसमें चेंज है, उसके लेके मैंने एक छोटी सी स्पेशल वीडियो अलग से बनाई थी कुछ समय पहले ही। उसका जो वीडियो का लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस चैनल पे वो अवेलेबल है वीडियो सेक्शन में, पर मैं उसका वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में ही आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके जरिए अमेंडमेंट कवर हो जाएगी जो स्टार्टिंग के पेजेस में। मैं आप लोगों के साथ सीधा चलता हूँ बेटा, इसमें जो क्वेश्चन है वहां से सीधा चलता हूँ, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आ रहे हैं, केस स्टडीज आ रही है। देखिए यहाँ पर मैं आरटीपी में सारी चीजें ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में जो है वो चीजें कवर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल वगैरह। कुछ क्वेश्चन नए भी आए। यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगा। अब बेटा मेरे को ये देखने को साफ पता चल रहा है कि आईसीएआई सिलेक्टिव स्टडी से बिल्कुल हट चुका है। जो बच्चे करते हैं, जो बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, जो बच्चे अपने पास में सारी चीजों को अच्छे तरीके से करते हैं, वही बच्चे एग्जामिनेशन को या आरटीपी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे खुद देखने को मिले कि चाहे हमने उसका एक क्वेश्चन क्या होगा उसी का उन्होंने आरटीपी में डाल दिया, वो हमने पॉइंट किया हुआ अलग से, पर उसका आरटीपी में क्वेश्चन आ गया। तो वो कुछ क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट है, वो सिमिलर भी है, रिपीट भी है। हम करेंगे यहाँ पे सारे डिस्कस, ठीक है ना। चलो सबसे पहला कौन सा बेटा, हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो है। बड़ा आसान सा आपके पास केस स्टडी यहाँ पे कहता है जी, सूरत लिमिटेड को एक ग्रांट मिली 40 करोड़ की फॉर द परचेज ऑफ अ क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग ₹90 करोड़ की। तो मशीन है 90 करोड़ की और उसके लिए ग्रांट मिल रही है 40 करोड़ की। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 2 करोड़ है और लाइफ मशीन की कितनी है 20 ईयर्स। इतनी सी इन्फॉर्मेशन भाई, इतनी छोटी केस स्टडी मैं तो कहता हूँ पेपर में भी आए। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एएस नंबर 12 गवर्नमेंट ग्रांट एज्यूमिंग कि डेप्शन मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं छोटा सा 3 लाइनों के आपके पास केस स्टडी और उसको लेके 4 क्वेश्चन यहाँ बनाए हुए एंड गवर्नमेंट ग्रांट को लेके एएस 12 को लेके। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्रांट बीइंग रिसीव्ड बाय द सूरत लिमिटेड। तो कौन से नेचर की ग्रांट है सर, सबसे पहली वाली है फिक्स एसेट को लेके, तो नॉन मॉनिटरी नहीं है, दिस इज ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, ठीक है जी, बिल्कुल आपका ये फिक्स एसेट से रिलेटेड है, मशीन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूरत लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज अ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो हम मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट। What will be the amount of depreciation to be charged as expense in the statement of P&L? तो कितना होगा, तो देखो ना बेटा हमारे पास में 90 करोड़ का एसेट है, 40 करोड़ की ग्रांट मिली, तो वो हमने इसमें से माइनस करी तो 50 करोड़ हो गया जो नेट कॉस्ट है, ठीक है ना। अब जब डेप्शन निकालोगे तो वो डेप्शन कैसे आएगी सर, 50 करोड़ माइनस 2 करोड़ के आपके रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 20 ईयर्स, तो 48 डिवाइडेड बाय 20 कितना बन गया, 2.4 करोड़ की आपकी डेप्शन बनेगी पर एनम। तो वो 2.4 करोड़ है थर्ड पार्ट, ठीक है ना। फिर उसने अगला पूछा, इफ अ कंपनी हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, तो वो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाला सेकंड वाला केस हो गया। कितना अमाउंट ऑफ ग्रांट होगा टू बी रिकॉग्नाइज एज अदर इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो ग्रांट को कितना लेके जाओगे, तो ग्रांट की बात पूछ रहे हो, तो ग्रांट तो कितने की थी 40 करोड़ की, तो उसे भी क्या करेंगे इन द रेशियो ऑफ आपका जैसे डेप्शन तो स्ट्रेट लाइन है, तो 40 करोड़ को हम 20 सालों में अपने पास रिकॉर्ड कर लेंगे हौले हौले करके, इनकम करके डेफर्ड इनकम बना के, तो 2 करोड़ की इनकम आ जाएगी, तो वो 2 करोड़ का आंसर है यस, थर्ड केस है। और लास्ट क्या है, अगर पॉलिसी है टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी फिर, तो ऑब्वियसली डेप्शन तो कॉस्ट के ऊपर है, तो 90 करोड़ का था एसेट, 2 करोड़ की रेजिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स, तो 88 डिवाइडेड बाय 20 कितना बन गया बेटा 4.4 करोड़। तो आसान सी आपके पास केस स्टडी थी, यस सर बिल्कुल आसान सी थी, मतलब एस 12 का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है ग्रांट रिलेटेड टू फिक्स तो इजीली हो जाएगा। तो आंसर की में अगर मैं देखूं 2332, तो आपके पास वही है, आप चेक कर सकते हैं 2332, ठीक है जी, यस सर। फिर अगला आपके पास क्या आ रहा है बेटा क्वेश्चन, कहता है जी इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 24 को कितने का है, 10,40,000 का बेटा। तो 10,40,000 का मार्क को क्लोजिंग स्टॉक दिया विच इज ऑन द बेस ऑफ द फीफो मेथड के हिसाब से, ठीक है ना। कंपनी डिसाइड किया कि हम चेंज कर रहे फीफो मेथड से टू वेटेड एवरेज मेथड फॉर असर्टिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो हमने मेथड चेंज कर दिया जिसे हम चेंज इन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। और 31 मार्च 24 ऑन द बेस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो 880 है, तो फीफो से 1040 थी, वेटेड एवरेज से 880 है।
रियलाइजेबल वैल्यू जो है एनआरवी है उसकी बेटा 12 लाख है, तो उसका रोल आएगा ही नहीं क्योंकि एनआरवी वैसे ही ज्यादा है तो कॉस्ट पे ही दिखना है, ठीक है ना। वट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन द बुक्स एंड वट डिस्क्लोजर शुड बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तो जो मेथड चेंज कर दिया तो 880 आएगी ना भाई, फीफो तो वेटेड एवरेज कर दिया तो जो वेटेड एवरेज के हिसाब से वो वैल्यू आ जाएगी, और एनआरवी तो पहले ही ज्यादा है, तो हमारा अगर रूल भी लगाते हैं S2 का कॉस्ट और एनआर विच इज लोअर तो कॉस्ट ही कम है, विच इज 889। नाउ द पॉइंट कम डिस्क्लोजर, तो डिस्क्लोजर है चेंज इन पॉलिसी, जिसको लेके हमारे पास AS नंबर 1 बात करते हैं, AS नंबर 5 भी बात करते हैं कि चेंज इन पॉलिसी के केस में क्या होता है। तो यहाँ पर मैं अगर देखोगे ना इन्वेंट्री 880, इन्वेंट्री 12 लाख नहीं है, ये भी केस नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 880 है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ में से कोई आंसर है क्योंकि इन्वेंट्री से तो 880 वैल्यू बनती है। अब एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे कहता है एंड द फैक्ट दैट द वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फैक्ट तो बताना पड़ता है। और फिर कहते हैं एंड फुल डिस्क्लोजर विद द अमाउंट द वैल्यूएशन मेथड हैज चेंज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल, तो बेटा ऑब्वियसली फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है पॉलिसी चेंज करी, आपका इंपैक्ट बताना पड़ता है। अब सिर्फ ये तो ना कि पॉलिसी चेंज करी, इंपैक्ट कौन बताएगा, क्योंकि आपका इंपैक्ट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा ना, पहले 1040 था अब 880 है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे 1,60,000 से, तो 1,60,000 से क्लोजिंग स्टॉक कम करने से 1,60,000 से प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा ना, तो वो इंपैक्ट वगैरह वो फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ना, आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो आंसर विल बी फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ। तो हमने क्या पहले देखा, पहले छांट दिया अपने पास 880, फिर सिर्फ उन दोनों को पढ़ के बता दिया कौन से वाला सही है, तो ये आपके पास फोर्थ आ गया जी, ठीक है ना। फिर थर्ड पे आते हैं, कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्वायर करी थी 1000 पे, बट उसकी जो फेयर वैल्यू थी 800 थी, तो ऑब्वियसली हमने फिर वैल्यूएशन करके 800 पे ले आए होंगे। इन्वेस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड कितने पे किया, 800 पे कर दिया। कहता है नाउ दी फेयर वैल्यू जो है, अब जो फेयर वैल्यू है वो उसकी कितनी है, 1200 होगी। अच्छा बढ़ गई है फेयर वैल्यू, ठीक है जी। एट वट वैल्यू शुड बी रिकॉर्डेड एंड हाउ मच गेन बी क्रेडिटेड टू द पीएनएल। देखो इनिशियली जब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बाद जब वैल्यूएशन करी होगी मान लो, तो आपने कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच लोअर लगा के 800 पे दिखा दिया, तो उसने बोल दिया 800। अब बाद में जाके फेयर वैल्यू बढ़ गई, तो आज वो बुक वैल्यू जो है उसकी वो 800 है, आज जो फेयर वैल्यू है वो 1200 हो गई है। तो जब आप वैल्यू को बढ़ाने की बात कर रहे हो, मतलब हमारा रूल तो यही ना, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लो, तो कॉस्ट तो अभी भी 1000 ही है ना, क्योंकि आप एनीओ कभी कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकते भाई, कॉस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो आप फेयर वैल्यू और इसमें से दोनों में से जो लोअर है वो लोअर है 1000, लोअर इक्वल टू 1000। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हम तो 800 पे दिखा रहे हैं, पर हम कितने पे अब दिखाएंगे 1000 पे, क्योंकि हमने तो 800 पे दिखा था पहले, फेयर वैल्यू कम थी, अब फेयर वैल्यू बढ़ गई, तो हम पर कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि कॉस्ट से ऊपर चले जाए, तो 1000 पे दिखाएंगे। और 800 से 1000 पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 200 का गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, वैल्यू बढ़ाओगे तो गेन आ जाएगा ना उतना। तो हमारे पास पहला कहते हैं नो चेंजेस रिक्वायर्ड, तो गलत हो गया। कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे 1000 पे, बिल्कुल सही बात है। एंड गेन ऑफ 200 विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, सेकंड आ गया। अगले वाला तो कह रहा है 1200 पे दिखाएंगे, 1200 पे दिखाएंगे, अरे तो गलत बात होगी, 1200 पे तो वैसे ही नहीं गया, कॉस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना यार, कॉस्ट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो बिल्कुल आपके पास वो आ गया, ठीक है ना। हाँ इसमें एक छोटा सा अगर मैं बोलूँ तो फ्लॉ जो क्वेश्चन का है, मैं मतलब टेक्निकली बात करूँ कि जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट खरीदो बेटा उस दिन तो कॉस्ट पे दिखा दो 1000, उसने बोला ना 800, तो हम ये मान रहे हैं कि मान लो 1000 पे खरीदा, इमीडिएटली वो ईयर एंड होगा लेट से, तो आपके पास 800 पे वो वैल्यूएशन भी हो गया होगा, तो 800 पे आ गया होगा, तो मैं 800 के कंटेक्ट से पढ़ रहा हूँ कि आज वो 800 का दिख रहा है, फिर वैल्यू 1200 होगी तो हम 1000 पे ले जाएंगे, ठीक है ना, तो 1000 से ऊपर तो जाएंगे नहीं। अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, कुछ स्टैटिकल टाइप से भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल भी आएंगे। कहते हैं जी एज पर द रिवाइज स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम द अकाउंटिंग पीरियड्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 24, ये उसी को लेके जो अमेंडमेंट आई थी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला जिसकी सेपरेट वीडियो, तो ये उसी को लेके क्लासिफाई करो नॉन कंपनी एंटिटीज को फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर ईच कैटेगरी। तो नॉन कंपनी एंटिटीज का क्राइटेरिया जो कि पहले लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 होता था, अब वो आपके पास दो में ही है, जैसे कंपनीज के केस में एसएमसी और नॉन एसएमसी होता है, वैसे ही यहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कर दिया, और एक आपके पास में एंटिटीज और एक लार्ज एंटिटीज हो गया, सिमिलर टू जैसे एसएमसी नॉन एसएमसी बिल्कुल वैसे ही कर दिया गया। तो उसी को लेके बेटा यहाँ पे रिवाइज स्कीम जो है वो आपके पास 1 अप्रैल 24 से आई थी, यहाँ पर हमें दो कैटेगरीज में ही अब बांट दिया गया है। मैं मेन चीजें बताता हूँ, वो आपके पास वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज एंड लार्ज एंटिटीज, तो दो है सिमिलर टू एसएमसी नॉन एसएमसी, और डेफिनेशन भी वही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपके लिए इजी हो गया अब याद रखना, पहले थोड़ा सा फिर भी था कि क्रिटिकल था। और एमएसएमई की डेफिनेशन जो है बेटा वो क्या है, नॉन कंपनी एंटिटी, वो डेफिनेशन कैसे दे रहे हैं जैसे वहां एसएमसी की देता है ना कि जो नहीं है नॉन एसएमसी काइंड ऑफ, वो उस तरीके से है, तो वो वैसे ही बोल रहा है कि जो आपके पास में जिसकी इक्विटी डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, छोटी वाली आ गई ना, ठीक है ना। फिर जो ना ही बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी है, फिर जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ है, जिसकी डज नॉट है बोरिंग इन एक्सेस ऑफ
50 करोड़ है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो ना ही होल्डिंग सब्सिडरी है। तो इफेक्टिवली हम ना, इसलिए आसान तरीका क्या होता है, लार्ज एंटिटी की डेफिनेशन याद कर लेते हो कि जो इनमें से कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और जो सारे ही फुलफिल नहीं करना वो इसमें आ जाता है। तो रिमेंबर आपका आसान तरीके के लिए, ठीक है ना। तो वही उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि जो हमारे पास है वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्राइटेरिया खत्म हो गया। नाउ लेवल 1 इज नोन एज इफेक्टिवली लार्ज एंटिटी, जो पहले बोलते थे लेवल 1 वो लार्ज एंटिटी बोला जाता है। और 2, 3, 4 अब कुछ नहीं है, उसको मिला के एक हो गया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम आपके पास साइज एंटिटी, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लेके डिटेल में मैं बोलूंगा, ऑब्वियसली आप रेफर टू दैट वीडियो, और वो स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। इसका मुझे पूरा चांसेस लगते हैं कि आने वाले टाइम में बेटा इसका क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एमसीक्यू में, थ्योरी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट आई है तो हमेशा होता है कि बन सकता है, ठीक है ना। इसमें जो इसके एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन है उसको जरूर याद रखना स्पेसिफिकली, कि जो फुल एग्जाम्पशन एप्लीकेबल है टू द एएस, फुल एग्जाम्पशन वाला, ठीक है ना। वो मैंने उस वीडियो में चार्ट भी आप लोगों को बनाया था, तो वो चार्ट से आप अपने पास याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो AS1 का क्वेश्चन है। लाइन लिमिटेड बेटा एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। कहते जी ये कंपनी है, उनका काम किसका, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का है, ठीक है ना। ईयर एंड आपका 31 मार्च 25 को है। कंपनी फॉलो करती है बेटा, कहता है फॉलो करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉर द फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी, फीफो फॉर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उनकी पॉलिसीज है। इस साल में मैनेजमेंट ने कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया भाई? सबसे पहले तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड को चेंज किया फीफो से वेटेड एवरेज में, ड्यू टू वॉलेटिलिटी इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस में बहुत चेंज आ रहा है, तो इसके वजह से फीफो से वेटेड एवरेज में चलेगा, ठीक है जी, चेंज इन पॉलिसी हो गया। फिर डेप्रिसिएशन मेथड भी फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू SLM टू WDV कर दिया, साइटिंग बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ द एसेट यूसेज, क्योंकि हमें लगा कि जो एसेट है उसकी डिमिनिशिंग यूटिलिटी आ रही है, तो हमने स्ट्रेट लाइन से WDV कर दिया। सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या चेंज इन पॉलिसी की चेंज इन एस्टिमेट होता है? सर ये चेंज इन एस्टिमेट होता है, मेथड चेंज होना है एज पर AS10 आपके से चेंज इन एस्टिमेट होता है। हाँ, इन्वेंट्री वाला इज चेंज इन पॉलिसी, ठीक है ना। कंपनी डिस्क्लोज कर रही है चेंज इन इन्वेंट्री मेथड इन द नोट्स, बट डज नॉट डिस्क्लोज द चेंज इन डेप्शन मेथड, स्टेटिंग कि वो मटेरियल नहीं है। ओह, कंपनी ने चेंज इन इन्वेंट्री मेथड के बारे में बता दिया, कह रहा है हमने डेप्शन का नहीं बताया, भाई बताना पड़ेगा चेंज इन एस्टिमेट है, ठीक है ना। उन्होंने बोला अच्छा मटेरियल नहीं, भाई इम्पैक्ट तो पड़ता है ना, तो उसको लेके हम बात करेंगे अभी। एडिशनली इसके अलावा कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज इज अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, तो इट हैज रिसीव्ड अ सिग्निफिकेंट सब्सिडी दिस ईयर, कंपनी को इस साल सब्सिडी मिली और उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग पॉलिसी ही नहीं बताई कि क्या पॉलिसी वगैरह, तो वो तो बतानी पड़ती है भाई। आपको AS1 बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपको बतानी पड़ती है, ठीक है ना, तो वो नहीं बता रहा। अब वो आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वायलेशंस इफ एनी ऑफ AS1 इन द अबव केस। तो वायलेशन बताइए क्या क्या है, तो ठीक है जी, एक एक करके वायलेशन बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने AS1 के हिसाब से ये बता दिया फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रेलिवेंट होती है, मतलब AS1 क्या क्या बताता है। तो जनरल AS1 की बात लिखे कि सारी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज जो भी अडॉप्ट करी जाती है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में डिस्क्लोज करना चाहिए। जब भी कोई पॉलिसी में चेंज होता है जिसका मटेरियल इफेक्ट होता है उसे डिस्क्लोज करना चाहिए अलॉन्ग विद नेचर एंड रीजंस क्या रहे हैं। अगर इफेक्ट सर्टेनेबल नहीं होता तो उसका फैक्ट बताते हैं हम लोग, अगर क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से इन्होंने क्या क्या वायलेशन करे, सबसे पहले चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कंपनी ने डिस्क्लोज तो कर दिया चेंज इन द नोट्स टू अकाउंट्स अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन विच इज इन लाइन विद एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्रोवाइडेड इम्पैक्ट इज ऑल्सो डिस्क्लोज और इंडिकेटेड एज अनसर्टेनेबल इफ एप्लीकेबल। तो बेसिकली क्या है, आपको डिस्क्लोजर तो देना पूरा देना है, हमारे वो इवन अभी MCQ में था ना कि आपको पूरा डिस्क्लोजर बताने का है, क्या पुरानी पॉलिसी, ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, क्यों चेंज किया, इम्पैक्ट वगैरह वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आता है चेंज इन डेप्शन मेथड जो है SLM टू WDV, ठीक है जी, ये आपके पास जो है ये क्या कहलाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है ना। और AS1 क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल आइटम्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेप्शन ऑब्वियसली की इंडिकेटर है, ठीक है ना, जो रेशियोज वगैरह में फर्क डालते हैं आपके पास। इवन इफ चेंज इज क्लासिफाइड एज एस्टिमेट इट हैज अ मटेरियल इफेक्ट, तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात हमें ना AS नंबर 5 पे बोलते हैं कि आपको देना पड़ता है मटेरियल इफेक्ट वगैरह, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है चेंज इन एस्टिमेट की जो बात करता है। कंपनी डिसीजन नॉट टू डिस्क्लोज द चेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इममेटेरियलिटी मे नॉट बी अप्रोप्रिएट अनलेस सपोर्टेड बाय क्लियर क्वांटिटेटिव एविडेंस। तो वो अगर कह रहे हैं कि मटेरियल, तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए भाई, अदरवाइज जो डेप्शन है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, जो बहुत सारी जगहों में फर्क डालती है, तो ऑब्वियसली आपको उसके चेंज के बारे में बताना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अमाउंट आपके पास में जो है वो मटेरियल नहीं था इतना ज़्यादा तो हम नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। फिर एक है कि आपने पॉलिसी जो नहीं बताई गवर्नमेंट ग्रांट की, वो तो आपने पूरी वायलेशन ही करी है, तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ दी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना। तो AS1 के हिसाब से सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए, तो नॉन डिस्क्लोजर जो है वायलेशन है AS1 की, वो बताना चाहिए था, ठीक है ना। अगला क्या, क्रिटिकली इवैल्यूएट वेदर मटेरियलिटी कैन बी यूज्ड एज अ जस्टिफिकेशन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी।
तो मटेरियलिटी क्या जस्टिफिकेशन उसके, देखो हमारे पास में कुछ सेकेंडरी कंसिडरेशन दी है, प्राइमरी कंसिडरेशन है, सेकेंडरी है फॉर कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी चूज कर सकते हैं। तो उसमें आपके साथ है प्रूडेंस आता है, सब्सटेंस और फॉर्म आता है, मटेरियलिटी की बात करता है जो हमारा AS1 है। तो मटेरियलिटी में हम बोलते हैं कि ऐसी कोई भी आइटम विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर इज अ मटेरियल आइटम। नाउ दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे लेके, बट इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ मैं बोलूँ अमाउंट इज चाहिए, मटेरियलिटी डिसाइड करता है उस आइटम के सब्सटेंस से भी देखते हैं वो ट्रांजेक्शन क्या है, उससे मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं। तो दैट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर उसी चीज को लेके बात करी गई है। तो सबसे पहले बेटा यही बोला गया, AS1 एम्फोसाइज करता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिग्निफिकेंट है एंड द चेंजेस दैट मटेरियली इफेक्ट उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। मटेरियलिटी का देखा जाता है पोटेंशियल ऑफ एन आइटम ऑफ चेंज जो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन के, यूजर के डिसीजन पे, ठीक है ना। ये अब यार जनरल थ्योरी की बात है, देखो एक बार तो करनी पड़ेगी, आपके आरटीबी में क्वेश्चन है तो एक बार तो डिस्कशन होगी, ठीक है ना। तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द प्रॉफिट बट ऑल्सो एसेट की वैल्यू, टैक्स की लायबिलिटी, वहाँ पे सब पे फर्क पड़ता है। डेफर्ड टैक्स वगैरह निकालते हो आप, नॉर्मल टैक्स निकालते हो, एसेट की वैल्यू पे फर्क पड़ता है जो कि बैलेंस शीट में दिखता है। दस इवन इफ क्वांटिटेटिव इंपैक्ट अपीयर स्मॉल, इट्स क्वालिटेटिव इंपैक्ट कंपेरेबिलिटी और ट्रेंड पे मे बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है क्वालिटेटिव इफेक्ट में। देयरफॉर कंपनी का रिलायंस ऑन द मटेरियलिटी एज अ जस्टिफिकेशन इज नॉट वैलिड अनलेस देयर इज अ कंक्रीट एविडेंस कि इंपैक्ट जो है वो इमटेरियल है बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। मतलब हम तभी मानेंगे मटेरियलिटी नॉट ओनली की क्वांटिटेटिव वाइज बट ऑल्सो क्वालिटेटिव वाइज, ठीक है ना। उसका एविडेंस होना चाहिए कि हाँ सच में वो इमटेरियल है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत किया, हम ये कह रहे उसके लिए प्रॉपर एविडेंस अगर है तो वो बात है, और वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। तो ये पॉइंट आप जरूर अपने पास में याद रखने का वाला, ठीक है ना। फिर अगला कहता है जस्टिफाई वुड योर चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और पॉलिसी। भाई ये तो आसान है कि पॉलिसी आपके पास मेथड चेंज किया फीफो टू वेटेड है तो चेंज इन पॉलिसी होता है, ठीक है ना। तो वो दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड नॉट अ चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है ना। और उसका इम्पैक्ट वगैरह आपको बताना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा AS2 पे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, ठीक है ना। यस सर। तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर जिंक लिमिटेड फॉर द ईयर 24-25। रॉ मटेरियल के बारे में बेटा बता रहा है आपको, जिसका क्लोजिंग स्टॉक है 700 यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस दे दी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दी। और फिनिश प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, दो है FP1 और FP2। प्रोडक्शन दे दी यूनिट्स की, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, मटेरियल लेबर खर्चे बता दिए, बाकी फिक्स ओवरहेड्स भी बता दिए। 95,000 है जिसमें गोडाउन रेंट जुड़ा हुआ है 15,000 का। इस गोडाउन में फिनिश गुड स्टोर करते हो, अरे तो फिर ये थोड़ा ना आएगा, फिर फैक्ट्री का रेंट आएगा, गोडाउन का रेंट थोड़ा ना आएगा। हम तो सिर्फ आपके जो खर्चे लेते हैं वो तो वही लेते हैं ना जो फिक्स ओवरहेड्स वगैरह में आ रहे हैं, तो ये नहीं आता आपका गोडाउन रेंट नहीं आता, ठीक है ना। तो वो माइनस करेंगे। कहते हैं इसके अलावा टू मेन प्रोडक्ट्स के अलावा जो FP1 FP2 है 1000 यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट भी है जो मर्ज हुआ था इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसे हमने 12 रुपये पर यूनिट पे बेचा आफ्टर इंक्रिंग द एक्सपेंस ऑफ 2500। ये एक्चुअली में आपको याद होगा, मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ भी होता है बेटा लेक्चर्स में, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला हमें क्वेश्चन करते भी है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर है और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन का आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल उस पर क्वेश्चन है। कह रहे 4800 हमारा रिलाइज हुआ स्क्रैप से भी। मार्केट प्राइस दोनों का कितना कितना है, FP1 का इतना है, FP2 का इतना है। ये हमें मदद करता है बांटने के लिए जो टोटल कॉस्ट होगी। बताओ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एज पर AS2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्लीज समझेंगे, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है और उसे स्प्लिट करना है बिटवीन FP1 और FP2 जो दो आपके फिनिश प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। उनमें आपके पास स्प्लिट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ द जो गुड्स प्रोड्यूस है। तो पहले खर्चों को एक एक करके लेने का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेटा NRV जो आपकी बाय प्रोडक्ट की ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी। सर देखो ना, बाय प्रोडक्ट 1000 यूनिट्स था, बेचा 12 में है और उसके बेचने पे आपका खर्चा लगा 2500 रुपये, तो माइनस करके लिया जाएगा ना। तो हम जो माइनस करेंगे वो कितना करेंगे, मतलब जब बाय प्रोडक्ट की लेंगे NRV तो 1000 टू 12,000 आ गया माइनस 2500। तो ये वैल्यू आपकी माइनस की जाएगी। देखो बाय प्रोडक्ट की जो NRV है और जो स्क्रैप की उसे माइनस करते टोटल कॉस्ट से, जब बाय प्रोडक्ट की माइनस करेंगे तो कितनी करेंगे 9500, क्योंकि बेच के 12,000 है पर उस पर अलग से भी तो खर्चा लगा था ना 2500, तो नेट में तो 9500 हो गया ना। अब जब कॉस्ट लेंगे तो क्या क्या कंपोनेंट आएंगे सर, 320, 160, 78, ये तीनों तो आगे। और साथ में आपका फिनिश प्रोडक्ट 95 था पर उसमें 15,000 का गोडाउन रेंट जुड़ा हुआ है जो कि कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो 95 माइनस 15,000 तो 80 आ गया। और फिर अब बाय प्रोडक्ट के NRV माइनस करी, वो कितनी थी अभी हमने चेक करी थी 9500 जो ऊपर देखी थी आई थी, ठीक है ना। और स्क्रैप भी जो बेचा है 4800 पे वो भी था, स्क्रैप बेच के भी आए थे 4800। ये दोनों माइनस होके ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। जब ये टोटल कॉस्ट है ज्वाइंट कॉस्ट, इसे क्या करा जाएगा सर, इसे बांटा जाएगा किसमें, FP1 और FP2 में। किस रेशियो में बेटा बताओ, किस रेशियो में सर, इन द रेशियो ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। तो जितनी प्रोडक्शन करिए उसकी सेल वैल्यू में, ठीक है ना। तो हमारे गुड्स कितने कितने बनाए सर, 3000 और 1600,
तो इतने इतने यूनिट्स बनाए हैं और इनकी सेल वैल्यू कितनी कितनी है 160 और 100। तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले सेल्स वैल्यू आएगी, वो इतनी इतनी सेल्स वैल्यू आ गई। इस रेशो में दैट इज 3:1 की रेशो बन गई। इसमें टोटल कॉस्ट जो है ये 623,700 बांटा जाएगा। तो ये हमने डिवाइड कर दिया इन द रेशो ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास आ गई और इससे आपका डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो कॉस्ट प्लीज समझना, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उससे आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। इसे किससे कंपेयर कर लेंगे बेटा, जो इनकी सेल वैल्यू थी दैट इज एनआरवी। तो ये हमारी कॉस्ट है, ये लोअर आपका एनआरवी हो गया, मतलब एनआरवी आपकी दे दी, तो लोअर क्या है कॉस्ट, तो ये कॉस्ट आपकी लोअर है। और कितने यूनिट्स बचे हैं सर, 500 इसके बचे हैं, 300 इसके बचे हैं, 500 एंड 300। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी किसके आ जाएगी निकल के, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन ना, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का MP1 MP2 वगैरह का क्वेश्चन हमने किया भी होता है लेक्चर, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा अब यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ आ गई पैरा 24 वाली, क्योंकि रॉ मटेरियल को भी वैल्यू करना है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी दी और रिप्लेसमेंट प्राइस भी दिया। अब रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन जो है वो डिपेंड करती है बेटा एफजी के ऊपर। तो हम ये पॉइंट पढ़ते हैं जो एस2 बोलता है कि अगर सेलिंग प्राइस एफजी का उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, बराबर है, तो उस केस में रॉ मटेरियल का लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रॉ मटेरियल को किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे। अगर जो हमारा फिनिश गुड बन के बिकता है वही फायदा कमा के देता है, तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का लॉस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको अल्टीमेटली किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं उसी चीज को लेके आ रहा है, सिंस बोथ द फिनिश गुड जो है वो दोनों बिक रहे हैं अबव कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल को किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कोई रोल नहीं है, तो इसका सिंपल आ गया, जितने यूनिट्स है आपके पास इंटू कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 700 इंटू आपके पास इतना आ जाएगा 35। तो अब सारी की सारी कॉस्ट आ जाएगी, ये भी आ गई, ये भी आ गई और एक ये भी आ गई, तीनों को ऐड कर दिया इन्होंने, लास्ट में आंसर दिखा दिया। तो ये FP1 की आ गई, ये FP2 की आ गई और ये रॉ मटेरियल की आ गई। तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी इन्वेंट्री की, टोटल कॉस्ट इन्वेंट्री की बन जाएगी। अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं, 7 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन करने वाला जो है ठीक है ना, AS नंबर 2 का बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो फिर बेटा हम अगले पे आते हैं, दैट इज अगला आ रहा है AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सर ये तो आता है हमें, हाँ बढ़िया है, आसान होता है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा ऑफ द किरण लिमिटेड बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड से बना देना कैश फ्लो, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट मेथड से बोल रहे हैं 2024-25 का डाटा, पहले ओपनिंग है फिर आपके पास में क्लोजिंग है, सारी आइटम्स दे रखी है एक एक करके। इनकम स्टेटमेंट भी हमें दे दी है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 25। सेल्स माइनस कॉस्ट GP दे दिया, माइनस ऑपरेटिंग खर्चे दे दिया, एडमिन डेप्रिसिएशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें इनकम ऐड हो रही है, कुछ डिविडेंड की है, इंटरेस्ट पे किया माइनस हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फिर रिटेन अर्निंग से दिया, ओपनिंग PNL कितना है 8.5 लाख, ये ऊपर दे रखा होगा ये पक्का, हाँ ये रहा। तो ओपनिंग 8.5 लाख है देखो, क्लोजिंग 10 लाख है, ये आपका 330 का प्रॉफिट आया, ठीक है जी। और डिविडेंड पे किया है 180 का करके वो गिरा दो। अब यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लीज इतना ही है, सेम क्वेश्चन क्या होता है लेक्चर में, ठीक है ना। तो आपके पास में ना यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करने का, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड से वैसे किया जा सकता है, क्योंकि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर पेमेंट टू क्रेडिटर निकाल सकते हैं। तो इसमें बोलेगा मतलब जब भी हम सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर पेमेंट टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग खर्चे पेड निकाल सकते हैं, तो उस केस में डायरेक्ट भी लग सकता है, डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ उसने बोल ही दिया इनडायरेक्ट मेथड। नॉइस केस में बेटा हम शुरू कहाँ से करते हैं सर, हम शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। देखो अब सीधा इससे कर लेंगे, आप सबसे नीचे से शुरू करेंगे वो एडेड ही करते जाएंगे ना। आप सबसे लास्ट इंक्रीज इन PN से करेंगे तो डिविडेंड है आपका, कोई रिजर्व है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो सारा ऐड करके क्या ही आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, जब आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले किसे शुरू हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें क्या है, हमारे पास में नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चीज़ है जो आपके पास रिवर्स हो जाएगी। सबसे पहले जैसे इंटरेस्ट पेड है वो ऐड हो गया, आपके पास में डेप्रिसिएशन है वो दोनों ऐड हो गए, डेप्शन भी ऐड हो गया, और जो डिविडेंड की इनकम वो बेटा माइनस हो जाएगी, ये इनकम है ये ऐड हो रही है, ये डिविडेंड की इनकम है, ठीक है ना। तो 140 और डेप्शन दोनों ऐड हो गया और 50 माइनस हो गया, ये 50 माइनस हो गया। अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और कोई चीज़ नहीं। अच्छा जो आपका बेटा डिविडेंड मिला इनकम और जो इंटरेस्ट पे किया ये कहाँ जाएगा, तो डिविडेंड की इनकम जाएगी इन्वेस्टिंग में, इंटरेस्ट जो पे किया वो ऑब्वियसली लोन वगैरह पे किसी चीज़ पे होगा तो वो ऑब्वियसली किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो मैं साथ के साथ ही कर दूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही 50 की इनकम में आ गया, इनफ्लो हो गया। और जो फाइनेंसिंग में है जो बेटा लो आपका इंटरेस्ट पेड है वो आपका फाइनेंसिंग में आ गया 140 आउटफ्लो हो गया, ठीक है ना। डेप्शन का तो कोई रोल नहीं आना, उससे तो चलो फिक्स एसेट में देखेंगे परचेज सेल जो भी आ रहा है, ठीक है। फिर अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल डालने का है,
क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को मत बोल देना, ऑपरेटिंग खर्चे भाई, उन्हें भी रिवर्स करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब चेंजेस में क्या क्या है सर, नीचे शुरू होते हैं बिल रिसीवेबल क्या हो रहे हैं ओपनिंग में, तो 40 से 30 हुए भाई, कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो गए तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो गया डिक्रीज इन BR। फिर ट्रेड रिसीवेबल 720 से 660 हुए, 60 से कम हो रहे तो ये भी ऐड हो जाएंगे, 60 से ऐड हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड। इन्वेंट्री 680 से 7 लाख हुआ, तो 20,000 से बढ़ रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, इन्वेंट्री का माइनस हो गया इंक्रीज। फिर और क्या बढ़े, ट्रेड पेबल है 350 से 4 लाख हुआ, 50 से बड़े हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा, बढ़ना ऐड हो जाएगा, 50 से ऐड हो गया। ये आपके पास आ जाएगा बेटा हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, और इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। अब इनकम टैक्स के लिए बेटा यहाँ पे कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स दिख ही नहीं रहा, जब दिख ही नहीं रहा तो फिर सिंपल सी बात है, जितना PL में गया सारा पेड है, वरना क्या बोलते हो आप, देखते हो ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला प्रोवाइड फॉर कुछ नहीं कहता, ये अकाउंट बना के निकाल लेते हो। तो यहाँ तो सिंपल है ना, जो आपका दिया हुआ है वही हो गया ना, क्योंकि अलग से नहीं है, तो 260 का जो इनकम टैक्स है वही प्रोवाइड फॉर है, वही पेड है, तो 260 यहाँ पे माइनस हो जाएगा लास्ट में। तो ध्यान देने वाला पॉइंट है, क्योंकि नहीं था, बच्चा कल जल्दबाजी में भूल जाता है इसे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया ऑपरेटिंग की। इन्वेस्टिंग के लिए बेटा देखते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का तो कोई रोल नहीं, क्योंकि वैल्यू सेम है, इसके ऊपर तो डिविडेंड की इनकम मिली, वो हमने अपने पास में इन्वेस्टिंग में दिखाई दिया, जो ये PL में गई थी। अच्छा, फिक्स एसेट्स में देख लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है भाई, इसका अकाउंट बना लेना, क्योंकि तुम मुंहजबानी करते हो तो गलती करते हो, तुम 3 लाख बोलोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई, 3 लाख बोल दिया तो कैसे चलेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो ओपनिंग कितना है 17 लाख, क्लोजिंग कितना है 20 लाख, डेप्शन भी तो प्रोवाइड हुई है ना, कितनी थी डेप्शन 220 की, तो आपने टू बैंक जो परचेज आया 520 जो परचेज आ रहा है, तो 520 की परचेज है फिक्स एसेट की, डोंट से 3 लाख भाई, डेप्शन भी तो थी, जो हमारे पास डेप्शन PL में डली हुई थी 220, उसे तो ना भूल जाओगे, तो ये आपका इसलिए 520 आ गया। अब वो ब्रैकेट में देता है भाई, आप मुझे बानी करोगे गलती कर दोगे, अकाउंट बना दो, तो ये हमारा निकल के आ गया इन्वेस्टिंग का भी, ठीक है ना। फिर देख लेते बेटा फाइनेंसिंग के लिए क्या क्या चीज़ है, देखो शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा, डिविडेंड पेड ऑलरेडी डाल चुका हूँ। लोन 10 लाख से 10,60,000 हुआ, तो 60,000 का लोन बढ़ा है, तो उतने का लोन और लिया है, तो आपके पास लॉन्ग टर्म लोन टेकन 60,000, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड डाल चुके, डिविडेंड पेड रह गया, डिविडेंड पेड रह गया, तो डिविडेंड हमारे पास यहाँ पे था गेन, वो हमारे पास डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था कि डिक्लेयर्ड और पेड की वैल्यू लगो, तो जितना आपके पास इस साल डिक्लेयर किया वही सारा पे किया है, तो 180 आपके पास है, तो 180 यहाँ पे आ गया, ये सारे का सारा हो जाएगा फाइनेंसिंग का, तीनों को आप कैसे ऐड करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ओपनिंग कितना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रहा 60, तो क्लोजिंग 70 मैच कर जाएगा, और कैश फ्लो कंप्लीट, कैश फ्लो कंप्लीट आसान था। देखो एडजस्टमेंट्स होती है थोड़ा सोचना पड़ता है यार, एडजस्टमेंट ज़्यादा थी नहीं, एडजस्टमेंट ज़्यादा थी नहीं तो इट बिकम्स ईजी, एडजस्टमेंट्स होती है तो फिर भी हम अपने पास बात करते हैं भाई यहाँ भी सोचना है, चीज़ें करनी है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, यस सर। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, गार्डन लिमिटेड ने एक्वायर करे फिक्स एसेट्स विथ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 20 लाख, ड्यूरिंग द सेम ईयर इट सोल्ड इट्स फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर 5 लाख। कहते हैं इन्होंने फिक्स एसेट खरीदे कितने के 20 लाख के, सेम ईयर में इन्होंने फर्नीचर फिक्सचर को बेचा भी 5 लाख में, तो खरीदा भी है और बेचा भी है। क्या कंपनी डिस्क्लोज कर सकते हैं नेट कैश आउटफ्लो टुवर्ड्स परचेज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा हम अपने पास AS3 में पढ़ते भी है, मैं लास्ट लेक्चर्स में जल्दी बताता भी आपको, ये थ्योरेटिकल मतलब बात होती है, मतलब पॉइंट सीखने वाला है कि कब हम नेटिंग कर सकते हैं, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड होता है कि कब नेटिंग अलाउड है। तो नॉर्मली अगर आप फिक्स ऐसे जो खरीदे और जो फिक्स बेचे अलग अलग ही दिखाओगे, आप नेटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपको अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। तो कंपनी को आपके पास रिपोर्ट करना चाहिए सेपरेटली मेजर क्लासेस ऑफ जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, राइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है ना। एक्सेप्ट कि कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं नेट बेसिस की, वो हमारी यहाँ पे आ नहीं रही, वो कवर भी नहीं हो रही, मेंशन करना चाहते हो आप कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे है आपके पास में कस्टमर्स के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन हो रही होती है, आपके पास में बैंक वगैरह को बोली होती है विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स, और जो डिपॉजिट आपका डिपॉजिट करते हैं और जो विड्रॉ करते हैं उसकी नेटिंग कर सकते हैं। जहाँ इन्वेस्टमेंट्स आपके पास में हाईली बार बार होती है ट्रांजेक्शन, जो उनकी वैल्यू वैसे होती है, तो वो आपके पास कुछ एक्सेप्शन दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है, लोन वगैरह केस में कस्टमर्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कहता है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल जो है वो आपके पास प्रिस्क्राइब नहीं है वहाँ पे। अब आपको ये नहीं लिखने की लोड, वो पैरा वगैरह नहीं याद रखने, वो नहीं हो सकते पॉसिबल, ठीक है ना, बस आपको नियम पता होना चाहिए। तो कंपनी कैन नॉट डिस्क्लोज नेट कैश आउटफ्लो, जो है नेट कैश फ्लो इन एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर, तो उन्हें अलग अलग दिखाना पड़ेगा, नेटिंग नहीं कर सकते, नो नेटिंग अलाउड इन दिस केस, क्योंकि नेटिंग के सिर्फ कुछ ही आपके पास एक्सेप्शन है जो हम अपने पास पढ़ते भी है, नोट्स में भी आपके पास गिवन है, मैंने दिए हुए। फिर
अगला बेटा आ रहा है आपके पास में AS5 का, व्हेन कैन एन आइटम क्वालिफाई टू बी अ प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5। भाई कब आपके पास प्रायर पीरियड होते हैं? प्रायर पीरियड होता है यार, कोई हमने पिछले साल में कोई एरर किया, मिस्टेक करी, वो आपके पास प्रायर पीरियड होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो AS5 के हिसाब से जो आता है, प्रायर पीरियड आइटम्स होती है कोई भी इनकम और खर्चा विच अराइज इन द करंट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर। तो पिछले सालों में आपने कोई गलती करी जिसका पता इस साल चल रहा है, वो आपके पास कहलाई जाती है प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, ठीक है ना। तो वो चीज़ आ गई। अगली चीज तो डेफिनेशन पूछी थी बस। कह रहे कंपनी को पता चला कि स्टॉक शीट्स ऑफ 31 मार्च 24 डिड नॉट इंक्लूड 2 पेजेस कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री वर्थ 20 लाख। कहता है जब हमने स्टॉक की वैल्यूएशन करी थी 31 मार्च 24 को तो पता ही नहीं चला, उसमें 2 पेजेस ऑफ शीट लेना भूल गए जिसमें इन्वेंट्री की वैल्यू 20 लाख थी। तो इन्वेंट्री की वैल्यू अंडरस्टेट होगी ना, कम इन्वेंट्री दिख रही। कहते कैसे डील करोगे इसको अगले साल। अच्छा, अब अगले साल जाके पता चला पिछले साल का स्टॉक गलत है तो क्या हो गया, प्रायर पीरियड आइटम होगी ना। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग, तो उसका आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है आपको एज पर दी एस, उसको आपके पास करेक्शन की बात होती है। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा, जो इन्वेंट्री ओमिशन आपने करी ऑफ पेजेस जिसमें इन्वेंट्री वर्थ 20 लाख थी, वो एक प्रायर पीरियड आइटम होगी। गलती करी आपने भाई, गलती प्रायर पीरियड मतलब गलती करी आपने लास्ट ईयर में, ठीक है ना। तो वो आपके इंक्लूड करी जाती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द करंट पीरियड। तो इसे आपको आप ठीक करेंगे तो उसमें क्या तरीका है, आप 20 लाख को ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक में। ऑल्टरनेटिव है आप अपने पास इस आइटम को पीएनएल में दिखा रहे होंगे अपना करंट ईयर, ताकि उसका इंपैक्ट अलग से पता चल जाए। हमें क्या होता है, उसका इंपैक्ट अलग से बताने का है। हमें स्टैंडर्ड यही बोलते हैं ना आपका, कि जो भी प्रायर पीरियड आइटम्स है आपके पास में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, उनका क्या करना होता है, जो ऑर्डिनरी के अंदर में एक्सेप्शनल आइटम है तो उनका आपको नेचर एंड इंपैक्ट हैज टू बी आपका सेपरेटली डिस्क्लोज। तो वही चीज़ आ रही है, ठीक है ना। तो हमें ऑब्जेक्टिव का इम्पैक्ट लेना उन आइटम्स का ऑन दी करंट, कि इस साल का प्रॉफिट लॉस कितने से कम या ज़्यादा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हम बता सकें, वो हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा क्वेश्चन, अ कंपनी टू का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 lakhs इन जनवरी 24। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया बेटा एक, ठीक है ना, 100 lakhs का। पता चला कि 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया एट अ कॉस्ट ऑफ ₹92 लाख। तो 80% काम हो चुका है 92 लाख पे, ठीक है ना, ऑन दी क्लोजिंग डेट 31 मार्च 25 को। कंपनी ने एस्टिमेट किया कि फर्दर खर्चा 23 lakhs का और लगेगा कंप्लीट करने के लिए। अच्छा जी, मतलब 92 का खर्चा कर चुके हो, 23 का और लगना है, तो यानी कि टोटल कॉस्ट होगी 115 लाख। मतलब इससे भी निकालोगे 80% ही काम बनेगा कंप्लीट होने का, परसेंट ऑफ कंप्लीशन मेथड से आप देखते हो। मेन चीज क्या आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बेटा टोटल कितना है, 100 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी है, अभी जो 80% काम हुआ है 115 लाख। तो क्या आपका टोटल एक्सपेक्टेड लॉस आ गया, यस, कितने का, 15 लाख का। तो ये हमारे को पैरा 35 जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वो बोलता है कि आप टोटल एक्सपेक्टेड लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लीजिए, उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना। अब ये नहीं बोलेंगे 80% लॉस, 100% लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है, दैट एक्सपेक्टेड लॉस कितना है, 15 लाख। क्या कंपनी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस लॉस को, द आंसर इज यस यस यस, करना ही है। तो वो आपके पास बात बोली जाती है। तो पैरा 35, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली, इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा, चाहे काम शुरू हुआ है चाहे नहीं हुआ, चाहे जितने मर्जी परसेंट काम हुआ है स्टेज ऑफ कंप्लीशन, या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू राइज इन, या किसी और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट की अपेक्षा ना हो। तो ये अलग अलग 3 हमारे वो सिनेरियोज देते हैं ना, चाहे काम शुरू हुआ है चाहे नहीं हुआ, अगर लग रहा है तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे, चाहे जितने मर्जी परसेंट काम हुआ है 40% 80% पूरा करेंगे, और तीसरा चाहे किसी और कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट क्यों ना हो, प्रॉफिट है तो वो तो जितना परसेंट काम हुआ उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस है तो इसका पूरा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। सो कंपनी मस्ट रिकॉग्नाइज द लॉस इमीडिएटली, कंपनी को इमीडिएटली अपना लॉस रिकॉर्ड करने का है 15 लाख का, और 15 लाख लिख सकते हो। देन अगला आता है बेटा AS9 का, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन में लेक्चर में क्या होता है, टोंग टेनर्स इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज, दे प्रोवाइड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 24-25। इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस साल की। कहते हैं 31 दिसंबर 24 को शूज वर 3,20,000 वर सेंट टू मोहन शूज फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कहते हैं हमने 3,20,000 के शूज भेजे थे कंसाइनमेंट बेसिस पे, जिसमें से 25% शूज अभी भी अनसोल्ड है और अभी भी बचे रह गए हैं। ये हमसे तो ये पूछ रहा है, एडवाइस करो अकाउंटेंट को कितना अमाउंट रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा AS9 के हिसाब से। तो मुझे बताओ, कंसाइनमेंट बेचता है तो कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है, जितना आगे कंसाइनी थर्ड पार्टी को बेचता है, तो अगर जितना उसका बचे रह गए 25% उतना हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। उसने आगे कितने बेचे यानी कि 75%, तो हम उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही आ गया, कंसाइनमेंट बेसिस वाली आपके पास सेल आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कितना ही रिकॉर्ड करेंगे, 320 का 75%, जितना कंसाइनी ने आगे थर्ड पार्टी को बेचा विच इज 75%, ठीक है ना। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज जब रिस्क ऑफ ओनरशिप है पास फ्रॉम सेलर टू द बायर, जितना कंसाइनी ने आगे बेचा, ना कि आपने कंसाइनी को जितना, वो तो आपका एजेंट है भाई, ठीक है ना। फिर अगला है
ऑन 10 जनवरी को टॉन्ग टेनर ने सप्लाई करे शूज वर्थ 450 के शनी शूज को एंड कॉन्करेंटली एग्रीज टू रीपर्चेज द सेम गुड्स ऑन 11 अप्रैल। अच्छा, ये तो वो हो गया, क्या बोलते थे, सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। आज ही किसी को गुड्स बेचे और उससे वापस खरीदने का एग्रीमेंट भी कर लिया आज ही, सेल एंड रीपर्चेज। तो क्या ये रेवेन्यू होता है? द आंसर इज नो, रिजल्टिंग इनफ्लो इज नॉट रेवेन्यू। ये तो एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है भाई। ये कौन सा होता है? एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये इन सब्सटेंस क्या एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो रिजल्टिंग कैश फ्लो इज नॉट रेवेन्यू, तो कुछ भी रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला, ऑन 21 मार्च 25 शूज वर्थ 160 वर सोल्ड टू शू शाइन बट ड्यू टू रिफर्बिशिंग ऑफ देयर शोरूम बिंग अंडरवे ऑन देयर रिक्वेस्ट। डिलीवर कब करे? 12 अप्रैल को। तो 21 मार्च को भेज तो दिए शूज, बेसिकली आपने सेल कर दी, ठीक है ना, बट अभी उनका शोरूम जो है अभी आपके पास बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि यार डिले कर दो। तो फाइनली जो डिलीवरी करी वो लेट करी, तो इसे क्या बोलते हैं? डिलीवरी डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर कस्टमर ने बिलिंग एक्सेप्ट कर लिया है, उसके गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच है, तो हम सेल आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डिलीवरी डिलेटेड बाय रिक्वेस्ट है। तो इफ द कस्टमर टेक्स द टाइटल एंड एक्सेप्ट द बिलिंग फॉर द गुड्स, इंप्लाइड है कि सेल कंप्लीट है एंड सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज अभी रिकॉर्ड हो जाएगा 24-25 में, चाहे डिलीवरी बाद में क्यों ना हो रही हो, चाहे डिलीवरी बाद में क्यों ना हो रही हो, ठीक है ना। अच्छा, जैसे बेटा आपके पास AS2 का एक अच्छा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वैसे अब AS10 का भी एक आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, ठीक है ना। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा होता है PP वाले में, उसी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब, ठीक है ना। तो मेरे साथ ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपके पास पढ़ रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं। प्रिसीजन टूल्स लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू इट्स फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। आपसे ना सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लास्ट में आके ये पूछ रहा है कैलकुलेट करो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज फॉर ईच ऑफ द अबव केसेस एज पर एसेट। तो पूछ रहा है कितना अमाउंट कैपिटलाइज होना है टोटल में, ठीक है ना। तो हम देखते जाएंगे अभी। सबसे पहले बोलता है कंपनी ने परचेज करी एक मशीन 12 लाख की 1 अक्टूबर 24 को। फॉलोइंग खर्चे उस पर इंकर करे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस क्या कॉस्ट में ऐड होगा? यस। इरेक्शन चार्जेस ऐड होंगे? यस। टेस्टिंग का खर्चा होता है ऐड, ऑब्वियसली नेट ऑफ स्क्रैप। रॉ मटेरियल उस पर यूज हुआ टेस्टिंग में इतना इतना, वेजेस भी लगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम टेस्टिंग प्रोडक्शन इतना, आपके पास टेस्टिंग में जो खर्चा लगा उससे वो जो आउटपुट जनरेट होता है, उससे जो स्क्रैप आपका जनरेट हुआ उसको बेच के जो पैसे हैं, तो नेट ले लेना है। तो नेट कितना होगा सर? 25 + 10 - 8, तो ये आपके पास में 27 हो गया इफेक्टिवली, तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या रिप्लेसमेंट की बात करें, मैं रिप्लेसमेंट बाद में आता हूँ, पहले यहाँ से देख लो 12 लाख तो आना ही था, 60, 40 और 27 भी है, तो ये तो ले लेंगे ना। यहाँ पे 12 लाख भी आ गया, 60, 40 और 27, तो यहाँ तक की कॉस्ट तो आ गई, यहाँ तक की कॉस्ट आ गई वॉश में। तो टेस्टिंग वाला मैंने बता दिया था, नेट कॉस्ट लेनी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका 1327 आ गया। फिर अगली चीज़ क्या आ रही है, रिप्लेसमेंट का पॉइंट आ रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट के ऊपर बहुत डिटेल में सीखते भी है अपने पास एएस में, जो कि बोलते हैं कि पुराने पार्ट को डी रिकॉग्नाइज कर दो, नए पार्ट को रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है ना। तो कहते हैं 1 दिसंबर को जाके उन्होंने रिप्लेस किया मोटर को ऑफ एन ओल्ड मशीन जिसकी आपके पास विद न्यू वन, जिसकी कॉस्ट 120 है, इंप्रूविंग द आउटपुट कैपेसिटी बाय 15%, उससे आउटपुट बढ़ भी जाएगी। तो वैसे अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है तो उसका आता है, तो न्यू मशीन कैपिटलाइज हो जानी है। कह रहे ओल्ड मोटर की जो कॉस्ट थी 50 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्शन आपकी 35 थी, तो इसका मतलब नेट बुक वैल्यू कितनी होगी भाई? मतलब आपके पास जो कैरिंग अमाउंट है बुक वैल्यू वो तो 15,000 होगी ना, 50 - 35। तो हमें जो डी रिकॉग्नाइज करना है, हमें जो किताबों से हटाना है वो तो 15 हटना है ना, मतलब कॉस्ट को अलग एक्यूमुलेट को अलग बोल दो। तो 15 से आपकी वैल्यू कम होनी है, वो डी रिकॉग्नाइज होगा, ओल्ड पार्ट डी रिकॉग्नाइज, नया वाला ऐड हो जाएगा रिकॉग्नाइज। तो 120 ऐड होगा, 15 माइनस होगा, तो ये आपका नेट में बना 15 जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द मोटर है। तो काउंटिंग क्या, डी रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द मोटर रिप्लेस 15, और एक्विजिशन कॉस्ट जो नई मोटर उसे कैपिटलाइज कर दिया जाएगा सेपरेट कंपोनेंट के तौर पर। हम कंपोनेंट वाइज बोलते हैं ना, तो नया पार्ट रिकॉग्नाइज, ओल्ड पार्ट डी रिकॉग्नाइज, ठीक है ना। ओके। फिर कहता है 15 मार्च को कंपनी ने शिफ्ट करी एक मशीन वन फैक्ट्री से दूसरी में और उस पर खर्चे लगे। बेटा रीऑर्गेनाइजेशन रीलोकेटिंग के खर्चे नहीं होते कैपिटलाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, शिफ्टिंग का खर्चे बोल रहे हैं तो वो नहीं आते बेटा। डिसमेंटलिंग का खर्चा लगा, पुरानी जगह पे हटाने का। ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन है, उस पर लॉस ड्यू टू डैमेज है, तो इन खर्चों का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, तो ये आपके पास में उसने बोला है। तो यहाँ पर में अगर हम देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग रीऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो इंक्लूड नहीं करी जाती है। तो जो भी ये खर्चे लगे रीलोकेशन के वो सारे कैपिटलाइज नहीं होंगे, कोई भी एक भी खर्चा वो सब पीएनएल में जाएंगे। तो रीलोकेशन का खर्चा आपका नहीं आता है, वो आपका पीएनएल में जाता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी सब देखो ना, 1327 थी, 120 जो नया पार्ट था और 15 जो पुराना पार्ट बाहर हुआ, तो ये हमारी
कॉस्ट बन जाती है नेट ऑफ डी रिकॉग्निशन टोटल कैपिटलाइजेशन। तो आई विल से कि मतलब आपका पॉइंट जो हम सीखते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के अंदर में, देखो बात वहीं आती है अबाउट दी नॉट कि आपने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस कर लिए, आपने सिलेक्टिव स्टडी कर ली। ये तभी होती है बेटा जब आपको चीज़ों का स्टैंडर्ड की चीज़ों का पता है जो हम सीखते हैं। मतलब अब जब वो पॉइंट्स अगर याद होते हैं, हमने रिवाइज प्रॉपरली किया है, तो ही हम बता पाते हैं। अगर आपको जरा सा भी डाउट आया फिर बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है ना, फिर आपको चीज़ नहीं प्रॉपरली समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, दैट इज अबाउट दी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, जेनिथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड a manufacturing company is expanded its operations and has recently undertaken 2 major initiatives involving the government assistance। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना ऑपरेशन एक्सपेंड करे, 2 गवर्नमेंट की असिस्टेंस आ रही है। आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन करो हाउ दी अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ जेनिथ इंडस्ट्रीज इन अकॉर्डेंस विद एएस नंबर 12। तो एएस 12 के हिसाब से क्या बतानी है बेटा, इनकी ट्रीटमेंट बतानी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है। सबसे पहले कंपनी को 65 लाख रुपीज मिले फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी टू डेवलप मेडिकल फैसिलिटी फॉर इट्स एम्प्लॉइज एट इट्स न्यूली बिल्ड टाउनशिप नियर द फैक्ट्री प्रीमिसेस। तो सरकार ने आपको 65 लाख दिए, मतलब लोकल अथॉरिटी ने मेडिकल फैसिलिटी के लिए एम्प्लॉइज के। तो ये कौन सी होगी, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, बिल्कुल सही पकड़े आप। तो इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू बेटा, तो इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू की क्या ट्रीटमेंट है सर, सिंपल है, देखो या तो खर्चे को कम करके दिखा दो, या आप क्रेडिट साइड में दिखा दो सेपरेटली अदर इनकम में, अदर इनकम में दिखा दो सेपरेटली दिखा दो। तो वो आपके पास या तो इनकम साइड पे दिखा दो सेपरेटली अदर इनकम में, और या आप खर्चे में से माइनस कर दो। पर ये इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू है भाई, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू है। तो इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू ग्रांट है वाली, तो इसे या तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं एज क्रेडिट इन द पीएनएल सेपरेटली या अंडर अदर इनकम में। ऑल्टरनेटिवली दूसरा तरीका क्या है, मे बी डिडक्टेड खर्चे से, एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे में से माइनस कर दो, या क्रेडिट साइड पे दिखा दो सेपरेटली या अंदर अदर इनकम में, ठीक है ना। दूसरा क्या है, एडिशनली मतलब इसके अलावा इट रिसीव्ड 82 लाख सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। दिस सब्सिडी इज क्लासिफाइड एज वन इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई, इंटेंडेड टू सपोर्ट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। तो ये प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई, जो कि कौन सी बोली जाती है बेटा, जहां पे कहां पे जाएगा अमाउंट सर, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और ना आप इसे डेफर्ड इनकम के तौर पे बांट सकते हो, ना इसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये सीधा कहां चले जाता है, कैपिटल रिजर्व में उठ के चले जाता है प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला। तो ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन जो होती है विद रेफरेंस टू जो टोटल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग के लिए है और जिसकी रीपेमेंट नहीं होनी होती, ठीक है ना, वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है, जिसे ना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता डिविडेंड के तौर पे, ना ही डेफर्ड इनकम बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में जावत है, ठीक है ना, प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। देन अगला क्वेश्चन बेहद आसान, बेहद आसान आपके पास आ रहा है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये सेटिंग है, हमसे क्या मांग रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांग रहा है इन द बुक्स ऑफ केसर फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मांगा जा रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमें शेयर्स वाला आता है ट्रीटमेंट, ये उसके ऊपर है, मतलब दो है ना, डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हो या शेयर्स वाला है, तो शेयर्स वाला आसान है। 1 अप्रैल 24 को केसर के पास 75,000 इक्विटी शेयर है बीटा लिमिटेड के, रिकॉर्डेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू इनकी 10 थी, और ये कुछ ट्रांजेक्शन इस साल हुई। तो ये तो ओपनिंग दे रहा भाई 1 अप्रैल, मतलब हेल्ड पहले से पड़े, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, 75,000 शेयर किस पे दिख रहे हैं, 15 रुपये बुक वैल्यू पे। तो ये आपके पास अकाउंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो बन रहा है बेटा। तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 शेयर्स, नंबर का कॉलम और अमाउंट का कॉलम किससे आ रहा है, 15 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो वैल्यू कैसे आ रही है, 75,000 इंटू 15, चेक कर लेंगे अमाउंट में, ठीक है ना। फिर 20 जून को उन्होंने और खरीदे 15,000 शेयर्स, कितने रुपए में, 16 रुपये में। तो टू बैंक आ गया, 15,000 शेयर्स टू बैंक में आ गया, और 15,000 इंटू किस पे खरीदे बेटा, 16 रुपये पे, 240 बन जाएगा, ठीक है। फिर 1 अगस्त को डिक्लेयर किया बोनस इशू 1 शेयर फॉर एवरी 6 सेल्ड, तो 1 फॉर एवरी 6 का आ गया, बोनस इशू आ गया। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ते, अमाउंट में कुछ नहीं आता। यहाँ पे टोटल शेयर कितने बेटा, 75 प्लस 50 90,000 का 1/6 हो गया, तो 15,000 शेयर्स आपके बोनस के आगे, कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। आपका टेबल भी दिया हुआ है, 15,000 वर्किंग नोट में बता दिया, ठीक है ना। फिर 31 अक्टूबर को कंपनी अनाउंस किया राइट इशू ऑफरिंग 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड, बाद में दे रहे हैं उसके, तो बोनस मिला के देखने का है, एट अ प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। उनको बोला गया है कि तुम फुली और पार्शली रिनाउंस भी कर सकते हो, चाहे तो तुम अपना हक किसी और को रिनाउंस कर सकते हो, पूरा या थोड़ा पार्टली भी। इसने 1/3 राइट को बेटा बेच दिया, इंटाइटलमेंट को मेगा को 2 रुपये पर शेयर में सब्सक्राइब कर दिया, बाकियों को 5 नवंबर को। सिंपल है भाई, पहले इंटाइटलमेंट निकाल लो, तुम्हारे पास 90 पहले थे प्लस 15 और आगे थे बोनस के,
तो 1,05,000 शेयर्स है इंटू 3/7, तो इतने में मैक्सिमम शेयर्स खरीद सकता हूँ। खरीदे नहीं, मैक्सिमम इंटाइटलमेंट है 45,000। अब इसमें से आपके पास क्या बोला उसने, 1/3 तो हक बेच दिया, सेल कर दिया, और 2/3 सब्सक्राइब कर लिए। ये हो रहा है 1/3 का हक तो बेच दिया, तो जो बेच दिया 1/3 का हक, उसका तो अमाउंट कहाँ जाता है, पैरा 13 ऑफ AS 13 कहाँ जाता है सर, 13 PNL में चला जाएगा। तो यहाँ पर में हमने इंटाइटलमेंट निकाल ली 45,000 शेयर। जो 1/3 का है 15,000 का इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से 30,000, वो कहाँ चला गया, PNL में चला गया। और जो 2/3 है वो हमने सब्सक्राइब कर लिए 30,000 शेयर्स 15 रुपये पे, क्योंकि 15 रुपये पे था ना शेयर जो कंपनी दे रही है, तो उसके तो हम पैसे दे रहे हैं, तो 2 बैंक आ जाएगा। 30,000 शेयर जो 2/3 बना, 45,000 का 2/3 और इंटू 15 रुपये कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन खत्म। यहाँ कोई सेल डिविडेंड नहीं है ना, सेल डिविडेंड होता है तो थोड़ा सोचते हैं, फिर वो प्री पोस्ट का आपका कॉन्सेप्ट आता है, सेल करोगे तो आपके पास फिर वो कॉस्ट निकालते हो प्रोपोर्शनेट करके, तो वो सारी बातें आती है, ठीक है ना। तो यहाँ यही बैलेंस आ गया बस, टोटल आपके पास कितने शेयर्स है और टोटल आपकी कितनी कॉस्ट है, बस वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं आनी था, ठीक है ना, कुछ नहीं आनी था। देन इससे अगले क्वेश्चन पे चले, आसान सा है, ये भी आपका किया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं आनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक्स कंपनी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वाज टेकन ओवर बाय वाई कंपनी लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड है जिसके 50 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल और 10 रुपये का एक शेयर है, तो 5 लाख शेयर है यानी कि, उसको वाई लिमिटेड टेक ओवर कर रही है। एक्स लिमिटेड के पास जनरल रिजर्व भी है बेटा 10 लाख का, और PNL भी है कितने का, 5 लाख का। अच्छा, तो अगर मैं एक्स लिमिटेड की एक टेंटेटिव बैलेंस शीट देखूँ आपको, तो बेटा यहाँ पे शेयर कैपिटल दिख रहा है 50 लाख का, ठीक है जी। जनरल रिजर्व दिख रहा है 10 लाख का, और PNL दिख रहा है कितने का, 5 का। बाकी चीज़ें नहीं बोल रहा, तो यानी कि नेट एसेट्स, आई विल से नेट एसेट्स, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटीज जो है नेट एसेट 65 लाख के हो गए, क्योंकि मेरा इसका रोल आ जाएगा समझाने के लिए। तो उसकी जो टेंटेटिव बैलेंस शीट है उसमें ये चीज़ होगी, क्योंकि वो अलग से नहीं बता रहा नेट एसेट्स एसेट लायबिलिटीज कितने हैं, शेयर कैपिटल बताया, जनरल बताया, PNL बताया। कहता है वाई लिमिटेड जो है परचेजिंग कंपनी, उसने क्या इशू करे, 11 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अच्छा, तुम्हारे हर 10 शेयर्स के बदले हम अपने 11 देंगे और देंगे 10 रुपये इच पे। क्या जनरल एंट्री डलेगी इन द बुक्स ऑफ वाई फॉर द शेयर्स इशूड अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब नेचर ऑफ मर्जर आ गया। तो उस केस में क्या करते थे, सब कुछ आता है, बुक वैल्यू पे आता है, रिजर्व भी आता है, डिफरेंस रिजर्व में एडजस्ट होगा। समझे बात को। तो पहले तो पीसी बता दो, परचेज कंसिडरेशन कितनी हुई सर, देखो ना पुरानी कंपनी के कितने शेयर्स है, 5 लाख शेयर्स है, हम हर 10 के बदले अपने 11 शेयर्स दे रहे हैं, तो इतने शेयर्स देंगे, और कितने रुपए पे दे रहे हैं, हम भी अपना 10 रुपए पे दे रहे हैं, तो पीसी आ गई 55 लाख। फिर तुम्हारे 5 लाख शेयर्स हैं, हम तुम्हारे हर 10 शेयर्स के बदले अपने 11 शेयर्स दे रहे हैं, तो 11/10, और अपना शेयर कितने दे रहे हैं, 10 रुपये पे दे रहे हैं, पीसी आगे 55 लाख, ठीक है ना। 5.5 लाख शेयर देंगे 10 रुपये। प्रीमियम की बात नहीं है, प्रीमियम पे नहीं दे रहे, नंबर ही ज़्यादा है, नंबर ही ज़्यादा है, ठीक है ना। 11 फॉर एवरी 10 है, तो बेटा बस इसमें करना कुछ नहीं है, आपके पास में पीसी तो निकाल के बता दी 55 लाख है, ठीक है ना। अब जब एंट्री डालोगे तो पहली एंट्री पर एक्विजिशन की एंट्री बोल रहे ना, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड आ गया। फिर नेट एसेट्स आपके पास 65 लाख के थे, वो हमने निकाल लिए थे, ठीक है ना। 2 आपके जनरल रिजर्व भी आ रहा होगा, वो 10 लाख का था, 2 PNL भी है 5 लाख का, और 2 बिजनेस परचेज है, रिवर्स हो जाता है 55 लाख। तो अब एंट्री का डिफरेंस बनेगा आपके पास कितने का, 5 लाख का, क्योंकि इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो हमारे पास में इसको निकालने का तरीका क्या होता है मर्जर के केस में, मतलब शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी। मर्जर के केस में तो शेयर कैपिटल पुरानी कंपनी कितनी है, 50 लाख की, पीसी कितनी है 55 लाख की, तो यू आर पेइंग 5 लाख एक्स्ट्रा। तो जो 5 लाख है वो किससे एडजस्ट हो जाएगा, रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, वो रिजर्व से एडजस्ट। तो रिजर्व बेसिकली कितने का आएगा, जनरल रिजर्व 5 का, PNL 5 का, तो हमारी एंट्री मैच कर जाती है। गुडविल कैपिटल मत बोलना, वो नेचर ऑफ परचेज में होता है, वहां तो रिजर्व भी उठ के नहीं आते, क्लियर कर देता हूँ बात, ठीक है ना, वो मत सोचना, ठीक है ना। और फिर पीसी आपके पास डिस्चार्ज कर दिया लिक्विडेटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 55 लाख, ठीक है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ये होते हैं बोनस मार्क्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले। मैं एटलीस्ट हमेशा बोलता हूँ, आप कई बच्चों क्या होता है परसेप्शन, कई बार क्या होता है किया नहीं होता चैप्टर अच्छे से, सुना नहीं होता, क्वेश्चन खुद नहीं किए होते, तो वो मुश्किल सोचना शुरू कर देते हैं बड़े चैप्टर्स को। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन कर लो यार, अगर वो भी आगे पीसी कंप्यूटेशन बेसिक जनरल एंट्रीज वाले तो भी आसान है। वो तो ये मत सोचो कि यार
मुश्किल वाले ने तो पूरा चैप्टर मुश्किल है पूरा छोड़ दो, कभी ऐसा मत करो यार। हो सकता है किसी चैप्टर के 5-7 अच्छे क्वेश्चन है, मान लो 50 क्वेश्चन में 5-7 है, अगर आपको लगता है रिस्क उतने का लो ना, तो रिस्क हमेशा आपका कम हो जाता है। इस बार पूरा चैप्टर मत छोड़ो, ये आसान क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले में जो होते हैं, ठीक है ना। तो इनका अगर क्वेश्चन आ जाए तो आसान हो जाएगा ना आपके पेपर में, ठीक है। चलो अगला बेटा AS16 का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन बोलूंगा मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से, और थोड़ा सा उन्होंने आंसर भी मैं बताता हूँ अभी कैसे किया। हाँ अच्छा है, मतलब पॉइंट अच्छा है डिस्कशन करने वाला। कहते हैं इज इट परमिसिबल टू कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन एसेट्स विच आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अ कंपनी इज इन द प्रोसेस, कंपनी एक प्रोसेस में है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अ बैकवर्ड एरिया। ठीक है जी, हम प्लांट बना रहे हैं बैकवर्ड एरिया में। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक और खरीदी रेजिडेंशियल बिल्डिंग विच इज टू बी यूज फॉर हाउसिंग द वर्कर्स इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट। तो ऑब्वियसली प्लांट बन रहा है भाई, फैक्ट्री सेटअप पूरी हो रही है, तो उसके लिए हमें अपने वहाँ पे जो वर्कर्स काम करेंगे वो कहाँ रहेंगे भाई, रात को। तो एक तरीके से हमने उसके लिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी खरीद ली जहाँ पे हमारे वर्कर्स रुकेंगे, ठीक है ना, जो प्लांट की कंस्ट्रक्शन में वाले। परचेज कॉस्ट जो बिल्डिंग जो हमने खरीदी रेजिडेंशियल, इट इज मेट बाय रेजिंग अ लॉन्ग टर्म लोन, और उसके लिए हमने लोन लिया। द कंपनी इंटेंड्स टू डिस्पोज ऑफ द बिल्डिंग वंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट इज कंप्लीट। जैसे ही प्लांट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग बेच देंगे भाई, हमें को लोड तो ना, वो तो अभी वर्कर्स रुक रहे हैं वहाँ पे क्योंकि प्लांट अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, वो कहता है जो प्लांट बन रहा है वो तो क्वालिफाइंग एसेट को पूरा कर रहा है, मतलब वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है उसको बनने के लिए, तैयार होने के लिए। वुड द, क्या अगर प्लांट मीट कर रहा है डेफिनेशन, क्या बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फंड्स बोरोड टू परचेज द रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो आपने जो बिल्डिंग खरीदी है वर्कर्स के रहने के लिए, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को पूरा करते हुए क्या उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि वो लोन लेके खरीदी है। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, मतलब आप 2 वे आंसर वाली टाइप आ जाएगी। और मैं अभी इंस्टीट्यूट का पढ़ाता हूँ, उन्होंने भी क्या किया है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा तो दोगलाबंदी आंसर, दोगलाबंदी आंसर होता है इसे, ठीक है ना। देखो पहले तो उसने जनरल बात है डेफिनेशन कि बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, एक ऐसा एसेट जिसे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर यूज, और जो एसेट रेडी फॉर यूज होते हैं जिस दिन खरीदते हैं वो क्वालिफाइंग नहीं होते, सिंपल रूल। फिर हमारे पास में उन्होंने नियम देने की बात कही, इट मे अपीयर, देखो वर्ड क्या लिखा है मे, ऐसे केस में मे लिख देते हम लोग कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो रेडी फॉर यूज है जब खरीदी, तो बोरिंग कॉस्ट जो उसकी है वो आपकी कैपिटलाइज नहीं होगी। तो पहले में तो एक बोला कि यार ऐसा लगता है यार वो तो बनी बनाई है, तो जब बनी बनाई खरीदी है वो तो अपने आप में क्वालिफाइंग नहीं है, तो उसका कैपिटलाइज नहीं होगा। हाँ अब वो क्या कहते हैं दोगलाबंदी आंसर में, हाउएवर however since in the present case provision of housing facilities necessary for the construction of plant, क्योंकि वो किसके लिए जरूरी है, वर्कर्स के रुकने के लिए, क्योंकि प्लांट बन रहा है। the borrowing costs incurred are in substance directly attributable to the construction of the manufacturing plant। भाई इनडायरेक्टली तो एक तरीके से इन सब्सटेंस, मतलब रियलिटी देखूं तो भाई मेजर प्लांट के से तो लिंक्ड है, वो बिल्डिंग ली किस लिए, प्लांट बनेगा इसके लिए, बिल्डिंग लिए वर्कर्स रुकेंगे, वो इनडायरेक्टली तो आपका मतलब क्या हो गया एक तरीके से, मतलब इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किससे, प्लांट के कंस्ट्रक्शन से। तो अकॉर्डिंगली द कंपनी शुड कैपिटलाइज एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोरिंग कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन द फंड्स बोरोड टू एक्वायर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग अप टू द पीरियड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज रेडी फॉर। जब तक प्लांट बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक की जो बोरिंग कॉस्ट है हमारी उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, वो भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। तो दोगलापंथी आंसर दोनों ही देते, पहले बोल दिया नहीं, फिर बोलते हाउएवर करके, हाँ भाई वो तो लग ही रहा है, वो तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्योंकि वो उसी के लिए तो लिया वर्कर्स के रुकने के लिए, तो वो आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी, तो इसलिए वो आपके पास आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम प्लांट नहीं बनाते, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाते तो ना बिल्डिंग लेते भाई, कोई भी खर्चा जिसे अवॉइड किया जा सकता है वो हम बोलते हैं ना कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये खर्चे को अवॉइड करा नहीं जा सकता, ये तो आपका लगना ही लगना है, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो वो जब उसकी कॉस्ट कंसिडर करी जानी है एक तरीके से, तो वहां पर में हमारे पास क्या होगा, उसका जो बोरिंग कॉस्ट है वो आपके पास उससे लिंक आ गया, तो इसलिए वो कैपिटलाइज किया जाएगा। भाई समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा पॉइंट था, आई विल से गुड पॉइंट। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें 3 क्वेश्चन बोलूंगा अच्छे थे, AS2 का अच्छा था, इन्वेंट्री वाला मतलब आपका कॉन्सेप्ट वाइज हुआ, AS10 वाला भी अच्छा था, 16 वाला भी आपका अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है, यस सर, यहाँ तक बात हमारे पास क्लियर हो जाती है, बढ़िया जी बेटा बढ़िया। now बेटा चलते हम अपने पास अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है बेटा वो है AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 ही है अभी। द चीफ अकाउंटेंट, हाँ कुछ तो पक्का रायता फैलाया होगा इसने। द कॉटन गारमेंट्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग इट्स 5 सेगमेंट्स, रुपीज इन करोड़ है, तो सेगमेंट एसेट रिजल्ट रेवेन्यू करके दे रहे हैं। द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सेगमेंट ए अलोन शुड बी रिपोर्टेड, उसके हिसाब से सिर्फ एक सेगमेंट ए है जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है।
क्या वो जस्टिफाइड है उसके व्यू में, एक्सप्लेन इज ओपिनियन। देखो हमें पहले ही पता है उसने कुछ किया तो गलत ही क्या होगा, पक्का रायता पिला होगा जैसे मैं कहा। अच्छा, बट हमें अपने पास अब कॉन्सेप्ट लगाना है रिपोर्टेबल सेगमेंट का। तो बेटा रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए हमारे पास ना हमारा AS17 टेस्ट बोलता है, मटीरियलिटी टेस्ट की बात होती है, जिसमें रेवेन्यू टेस्ट होता है, वो 10% की लिमिट है, ठीक है ना। एसेट बेस्ड टेस्ट है और आपका रिजल्ट का टेस्ट है, और एक ओवरऑल आता है 75% का जो आपका टोटल टेस्ट आता है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पर मैं हमें एक एक करके, पहले तो आप हमेशा क्या करो, नियम लिख दो भाई, रेवेन्यू टेस्ट का बता दो, रिजल्ट टेस्ट का बता दो, एसेट टेस्ट वही 10% है उससे ज़्यादा है, ठीक है ना। और हमने 75% भी टोटल वाले बता दिया, एक्सटर्नल रेवेन्यू का जो एक टेस्ट होता है वो तो तब आप लगाने की बात होती है जब कुछ ही सेगमेंट्स मान लो रिपोर्टेबल है तो हम वो 75% भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्राइटेरिया जो होता है एक्सटर्नल रेवेन्यू का। अब इस बेस पे पहले रेवेन्यू टेस्ट देखते हैं। बेटा रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू कितना है 450, इसका 10% कितना हो गया सर 45। तो 45 के हिसाब से कौन कौन सी रिपोर्टेबल होगी सर, यही वाली रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो सिर्फ सेगमेंट ए ही रिपोर्टेबल है रेवेन्यू के हिसाब से, ठीक है भाई। फिर आ गया मैं आपके पास बात करता हूँ रिजल्ट का। रिजल्ट में देखो तो 95 और 5 लॉस का टोटल करो तो लॉस का टोटल है 100, पहले हायर देखना ना। और प्रॉफिट का कितना है 10 और 15 25, तो प्रॉफिट का है 25, तो हायर कौन सा है 100। तो अब 100 का 10% करेंगे, 100 का 10% कितना हो गया भाई, 100 का 10% हो गया 10। तो अब 10 या उससे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, ए और ई, ए और ई रिपोर्टेबल है, रिजल्ट क्राइटेरिया के हिसाब से ए और ई ही रिपोर्टेबल है, ठीक है ना। ओके, फिर आ गया एसेट, इसका 10% कितना हो गया भाई 8। तो ये ए बी सी डी, मतलब ऑल एक्सेप्ट ई लिख दो या ए बी सी डी लिख दो। एसेट वाले क्राइटेरिया के हिसाब से ऑल एक्सेप्ट ई रिपोर्टेबल है। तो देखो इसके हिसाब से ऑल एक्सेप्ट ई हो गया और ई इसमें आ गया, तो सारी रिपोर्टेबल है, सारी ही रिपोर्टेबल होगी। तो इन सारी सेगमेंट्स कहीं ना कहीं एक में क्राइटेरिया में कवर्ड है, तो ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बन जाएगी, उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ओपिनियन जो चीफ अकाउंटेंट का है, सॉरी चीफ अकाउंटेंट का है, वो हमारे पास क्या है गलत है, वो हमारे पास क्या है गलत है बेटा, ठीक है ना। तो वो आपके पास आ जाता है कि जो चीफ अकाउंटेंट ने बोला वो गलत हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है, नियम जरूर लिखने का है, नियम जरूर लिखने, ठीक है। अच्छा, अगले वाला बड़ा आसान क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का, ठीक है ना। AS18 एक्स लिमिटेड ने गुड्स बेचे बेटा टू एसोसिएट कंपनी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून 24। तो गुड्स बेचे पहले क्वार्टर में एसोसिएट को, ठीक है ना, कंपनी को। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब वो एसोसिएट नहीं मान लो। हाउएवर गुड्स सप्लाई करे जा रहे हैं एज किसी हम ऑर्डिनरी कस्टमर को देते हैं। डिसाइड वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ द इंटायर ईयर हैव टू बी कंसीडर्ड एज अ डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टी। द आंसर इज नो, हमें सिर्फ उतने पीरियड का ही डिस्क्लोजर करना है जितने पीरियड नाता था, रिश्ता था, उसके बाद का नहीं करने का होता, ठीक है ना, उसके बाद का नहीं करना होता था। तो यहाँ पर में वही चीज़ है, ट्रांजेक्शन्स जो है ऑफ आपके पास फर्स्ट क्वार्टर ओनली आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। ट्रांजेक्शन्स उस पीरियड की जिस पीरियड में रिलेशनशिप नहीं था उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसके डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है पूरे साल की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोलूंगा इंपॉर्टेंट मार्क करना, मतलब देखो स्टैंडर्ड मैंने आपको बोला था ना 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप से, मतलब डिफरेंट ये सीखे हुए कॉन्सेप्ट, हाँ थोड़ा सा नया मिला। और ये वाला क्वेश्चन पता है किस पे बेस्ड है, मैं आपको बताऊँ, जो बच्चे रेगुलर बैच में पढ़े होते हैं A1 फास्ट ट्रैक में, वहाँ पे ना मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपका सेल एंड लीज बैक का फाइनेंस लीज में। दिल्ली इंस्टीट्यूट का पॉपुलर होता है सेल एंड लीज बैक में ऑपरेटिंग वाला, जिसमें वो टेबल बनाते हैं कैरिंग अमाउंट। एक होता है ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज बैक वाला, जिसमें अगर ध्यान होगा संता बनता वाला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो वाले का क्वेश्चन। तो स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया हुआ, कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन ना दिया। तो इट शोज कि इंस्टीट्यूट आपके पास बेटा हर तरीके की चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये सेल एंड फाइनेंस लीज बैक को क्वेश्चन डाला है, जिसका इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट पे भी नहीं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात करी हुई है, क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, तब भी हम सीखते हैं ना, वो पूरा क्वेश्चन मैं आपको कराता भी हूँ संता बनता वाला, ठीक है ना, उसको लेके क्वेश्चन है। अब जिस बच्चे ने वो कॉन्सेप्ट किया है तो वो आंसर आ जाएगा, नहीं किया तो फंस जाएगा, तभी आप समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज मस्ट, डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी भाई, ठीक है ना, डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी। चलो, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आ गया, 1 अप्रैल 2024 को मानसी लिमिटेड ने बेटा पहले प्लांट को बेचा 850 to 800 में। कैरिंग अमाउंट उस प्लांट का कितना है 180 है, तो 180 वाले प्लांट को हमने 850 to 800 भेजा। सेल वॉज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, जिसमें आकाश लिमिटेड जो है, ऑब्वियसली हमने आकाश लिमिटेड को भेजा, मानसी ने आकाश को भेजा, उसने वो एसेट मानसी को वापस दे दिया लीज पे 8 साल की। अच्छा, पहले मानसी ने आकाश को सेल करेगा और बाद में वही एसेट उससे किस पे ले लिया, लीज पे ले लिया, तो ये क्या हो गया सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक हो गया, पहले बेचा और फिर लीज पे लिया। अब वो कहते हैं 8 साल की लीज पे लिए, इकोनॉमिक लाइफ एसेट की कितनी 8 साल ही है, एसेट की लाइफ भी 8 साल ही है, लीज भी 8 साल की होगी, तो उससे आइडिया इंडिकेटर लग रहा है फाइनेंस लीज का, यस सर। तो आपके पास कवर कर रहे हैं ना लाइफ को ही,
मिनिमम लीज रेंट पेबल बाय लेसी वो कितने फिक्स करे हुए 160 पेबल एनुअली बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 25। तो ये 1 अप्रैल 24 को आता वो जो लीज टर्म है, तो अमाउंट जो है लीज रेंटल्स बेटा वो है हर साल का 160 पर एनम, और जो टर्म है वो है 8 साल के लिए जो लीज की है, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल बोरिंग इंटरेस्ट रेट कितना बेटा 10% पर एनम, तो उससे हम लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगी, आपको दे दिया। बताओ नेट इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ मानसी लिमिटेड में क्या होगा। देखो मानसी लिमिटेड ने जब प्लांट बेचा बेटा वो 850 टू 800 का, मतलब 180 वाले को इतने बेचा है, तो उसका ना इतना प्रॉफिट बनता है, जब उसने प्लांट बेच दिया तो उसका प्रॉफिट है दोनों का डिफरेंस, तो 850 टू 800 माइनस 180, तो 670 टू 800 का प्रॉफिट है, 670 टू 800 का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट वो इमीडिएटली पीएल में रिकॉर्ड कर लेगा क्या? द आंसर इज नो, बस यही मुद्दा है, द आंसर इज नो, वो यही मुद्दा है कि वो इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हमारा स्टैंडर्ड कहता है अगर वो सेल एंड फाइनेंस लीज बैक है, जिसमें हम चेक कर लेंगे वो फाइनेंस लीज है कि नहीं है, तो बेचा और फाइनेंस लीज बैक है, तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, लॉस हो रहा है, वो बट जाएगा, वो बट जाएगा ओवर द पीरियड। आप उसे अपने पास में सारे को अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वो हौले हौले करके बट जाएगा, समझे बात को, तो वो हौले हौले करके बट जाएगा, वो वाली चीज को लेके यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर में हमारे पास में बेटा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट के लिए हमें जज करना पड़ेगा पहले जो लीज है वो कौन सी ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस लीज है, ठीक है ना। तो टर्म 8 साल की है जो कवर कर रहे हैं इंटायर इकोनॉमिक लाइफ को, तो ऑब्वियसली उससे वैसे ही बन गया, हमारी कंडीशन है ना आपके पास में, तो एक कंडीशन ये होती है कि आपके पास लीज टर्म क्या सब्सटेंशियली कवर कर रहा है इकोनॉमिक लाइफ को, तो यस हो गया। एक और आगे इंसेप्शन पे जो प्रेजेंट वैल्यू लीज रेंटल्स की एमएलपी लेसी जो है वो कितना है 160 इंटू ये 5.355 कैसे आया बेटा, ये एन्युटी फैक्टर है, इसका 8% आपने रेट लेने और 10% रेट लेने का आपने जो आपका रेट है और 8 ईयर्स का है, तो एन्युटी फैक्टर निकालेंगे तो 5.355 और 335 होगा और 160 है, तो ये वैल्यू बन गई प्रेजेंट वैल्यू। क्या है सब्सटेंशियली कवर कर रहा है फेयर वैल्यू को, तो फेयर वैल्यू कितनी है जितने बेचा 850 टू 800 तो कवर कर रहा है उसको, तो उससे ऊपर ही जा रहा है तो सब्सटेंशियली कवर कर रहा है, तो क्या होगी लीज फाइनेंस लीज होगी पहले तो फाइनेंस लीज है कि नहीं है उसके लिए आपके चेक हो गया, तो इकोनॉमिक लाइफ वाली भी कंडीशन पूरी होगी और प्रेजेंट वैल्यू आपके लीज रेंटल्स भी सब्सटेंशियली कवर कर फेयर वैल्यू को, तो फाइनेंस लीज होगी। अब बेचा और फाइनेंस लीज पे लिया तो ये सेल एंड फाइनेंस लीज बैक हो गया। अब इस केस के अंदर में अगर सेल एंड फाइनेंस लीज बैक की होती है तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट आया था 670 टू 800 का जो मैंने आपको बताया है वो आपके पास जो है विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द ईयर, जिस साल बेचा उस साल रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है ना, वो डेफर कर दिया जाएगा, अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन टू द डेप्शन, जिस रेशियो में एसेट पे डेप्शन चार्ज होगी उसी रेशियो में आएगा, तो 8 सालों में बराबर बढ़ जाएगा, एज्यूमिंग कि हमारी जो डेप्शन है वो क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो उसी रेशियो में आ जाएगा, तो आपके पास जो हमारे पास क्या बन जाएगा वो 8 सालों में आ जाएगा, मोटाइज करेंगे प्रॉफिट को हम कितने सालों में 8 सालों में। तो यहाँ पर में क्या हो रहा है इफेक्टिवली आपने बेच दिया तो एसेट तो बाहर हो गया, तो बेचने पे आपका जो प्रॉफिट है 670 टू 800 का है वो इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं होगा, वो अमोर्टाइज करा जाएगा हर साल, पीएनएल में हौले हौले करके जाएगा, अमोर्टाइज पर एनम डिवाइडेड बाय 8, 84,100, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्योंकि हमने फाइनेंस लीज पे लिया तो हम एसेट दिखाएंगे ऑन लीज, तो उस एसेट ऑन लीज पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन ऑन जो आपके पास एसेट ऑन लीज है वो कितना रिकॉर्ड होगा बेटा, वो रिकॉर्ड होगा हमारे पास में 850 टू 800 डिवाइडेड बाय आपके पास में 8 पे, ठीक है ना। सर 850 टू 800 क्यों आया, लो भाई उसके पीछे भी कारण समझ लेते हैं। आप फाइनेंस लीज में नॉर्मल रूल क्या लगाते हो, जो एसेट रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट, जो हम एसेट ऑन लीज टू अपने पास में एंट्री डालते हैं बेटा, जो लेसी दिखाते हैं लेसर वो किस वैल्यू पे डालता है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स और फेयर वैल्यू विच इज लोअर। तो इस केस में अगर आप देखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स कितना आ रहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स आ रहा था 850 से 600 और फेयर वैल्यू कितनी 850 टू 800, तो दोनों में से लोअर कितना हो गया 850 टू 800, ठीक है ना। तो 850 टू 800 आपके पास में आया, उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उस पर हर साल डेप्शन इतनी इतनी चार्ज करोगे, तो डेप्शन हर साल इतनी आएगी और ये इतना आएगा। एक्चुअली में यानी कि नेट इफेक्ट क्या हुआ, एक तरफ खर्चा इतने का डलेगा इनकम इतने आएगी, तो नेट इफेक्ट कितना हो गया 22,500 का पर एनम का आपके पास में नेट इफेक्ट डेबिट के रूप में आ रहा है, जो कि अगर मैं सही मायने बात करूं जो कि वही होता अगर आप एसेट को ना बेच के लीज पे लेते, क्योंकि आपके एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी 180, 180 को डिवाइडेड बाय 8 करके देखो, 180 को डिवाइडेड बाय 8 करके देखो 22,500 ही आता है,
तो आप एसेट ना बेचते तो आप खुद डेप्शन चार्ज करते ना 28 साल, तो 22,500 होता। वही हमारा ये स्टैंड कह रहा है कि सेल एंड फ्लैश बैक पे इनडायरेक्टली आपके पास नेट इफेक्ट वही बैठ रहा है, ठीक है ना, कि आपने जो बेचने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया वो एकदम नहीं होगा, वो हले हले करके पीएल में जाएगा। और जब एसेट आप ऑन लीज दिखाओगे उस पर जो डिडक्शन चार्ज करो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके का आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, ज्यादा वैल्यू पे एसेट को बेच के खुद ही लीज पे ले लिया, ठीक है ना, और अब ज्यादा डिडक्शन का बाद में खर्चा डालोगे एसेट को ज्यादा दिखा के, तो आपको एकदम से प्रॉफिट आ जाता है किताब में। वो कहता है एकदम से जो प्रॉफिट आ रहा है ना वो अभी नहीं रिकॉर्ड करना, वो हले हले करके पीएल में जाएगा, वो एकदम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए ठीक है ना। तो वो आपका स्टैंडर्ड जो है वो उस लूपहोल को बेसिकली जो है वो प्लग कर रहा है इस तरीके को, ठीक है ना, इस प्रोविजन को डाल के कि हौले हौले करके रिकॉर्ड करना है जो प्रॉफिट हुआ था या लॉस होता, ठीक है ना। तो दिस इज द इंटायर थिंग जो हमने बात समझी, ठीक है जी बात, यस सर। अगला वाला क्वेश्चन तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 25, फिगर्स इन ₹1000 आपके पास में दे रखी है, डेबिट और क्रेडिट की वैल्यूज है, ठीक है जी। लैंड एड कॉस्ट है, कॉलिनियर कैश, प्लांटर मशीन एड कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल, शेयर कैपिटल है, 10% डिबेंचर, जनरल पीएनएल आपका दे रखा है, सिक्योरिटी में भी पिछले साल का प्रॉफिट था, ये आपका इन्वेंट्री क्लोजिंग ही दे रखी है, तो आपके पास सीधा बैलेंस शीट में आ जाएगा। बाकी चीज़ें, हाँ ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन याद है, सस्पेंस वाला पॉइंट है इसमें, यस सर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें दे रखी है आपको, पॉइंट्स है, हमसे कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाने का है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनाना है विद नोट्स टू अकाउंट्स एज पर शेड्यूल 3, प्रीवियस ईयर फिगर्स और टैक्सेशन दोनों को इग्नोर करना। भाई दोगे वो तो तभी करेंगे ना टैक्स का रेट दे रहा है क्वेश्चन में, ना प्रीवियस ईयर फिगर दे रहा है, तो इग्नोर करके क्या फायदा, वो तो ऑब्वियसली इग्नोर ही है। अच्छा, अब उसमें कुछ डिस्क्लोजर्स है, जैसे देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की इतनी है, शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये क्या है, डिस्क्लोजर है सिर्फ। देखो कुछ डिस्क्लोजर तो होती है, कुछ एडजस्टमेंट होती है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है शेयर कैपिटल के नोट में, ठीक है ना, तो ये शेयर कैपिटल में डिस्क्लोज किया जाता है। फिर कह रहा है कंपनी ने लैंड को रिवैल्यू किया 9,60,000, लैंड कितने की है, लैंड देखो 800 की है, तो मतलब 8 लाख होगी क्योंकि 1000 से ना, तो 8 लाख वाली लैंड को 960 में किया, तो लैंड को बढ़ाने का है, लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि रिवैल्यूड अमाउंट दे रहे तो वी आर सेइंग कि रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो रहा है एक तरीके से, ES 10 का वो रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो लैंड को रिवैल्यू किया जा रहा है, तो लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 160 से आ जाएगा, 800 की चीज़ को 960 में लेके जा रहा है, तो लैंड बढ़ जाएगा और रिवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा। फिर कहते हैं इक्विटी कैपिटल जो है उसमें शेयर से ₹50,000 के कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये भी अगेन डिस्क्लोजर आ जाएगा शेयर कैपिटल में, सिर्फ ब्रैकेट में लिखने का होता है कि कितने शेयर्स अदर कैश में है, शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर आना है, ठीक है। फिर आपके पास एक है 6 पॉइंट पहले पढ़ रहा हूँ, बैलेंस शीट बैंक में 5,000 है अभय बैंक लिमिटेड के साथ जो कि शेड्यूल बैंक नहीं है, तो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या देना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है ना, विद शेड्यूल बैंक और आपके पास नॉन शेड्यूल बैंक का, कितना उन बैंकों के साथ है जो सेफ है, कितना उनके साथ है जिन पे खतरा है, ठीक है ना, जिन पे आरबीआई का हाथ नहीं है, तो बेसिकली क्या है वो आपके पास में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना, 5,000 का बैंक वाले में अलग कर देंगे, विद शेड्यूल्ड एंड विद अदर्स, ठीक है ना। अब ये पॉइंट आ गया सस्पेंस वाला, कह रहे जो सस्पेंस अकाउंट ये 10,000 का दिख रहा है ना आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो पैसा मिला था फ्रॉम सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1 अप्रैल, तो पहले दिन हमने कुछ मशीनरी बेची 10,000 में, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। कॉस्ट ऑफ दी मशीनरी वैसे 24 थी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन उस पर 20 थी, ओके। तो हमने नेट में ना 4,000 वाली मशीनरी होगी ना, विच 24 माइनस 20, 4,000 वाली मशीनरी को 10 में बेचा, तो 6,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना था, हमने सिर्फ एंट्री क्या डाल दी, अकाउंटेंट तो इतना इंटेलिजेंट है नहीं, तो उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने सिर्फ एंट्री क्या डाल दी, मान लो बैंक टू सस्पेंस, वो तो इतनी एंट्री डाल के छोड़ दिया उसने, तो ये एंट्री डाल दी जो कि गलत एंट्री है, कि 10,000 से, जबकि सही एंट्री क्या थी, बैंक में डालना चाहिए था 10, मैं पूरा ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन में तो इन थाउजेंड्स ही है, हम मशीनरी को कम करेंगे जितने की कॉस्ट है 24,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करेंगे उसे भी कम करने का है जितनी उसकी एक्यूमुलेटेड है 20, तो नेट में 20, नेट में 4,000 की होगी ना, और बाकी 6,000 का मैं क्या रिकॉर्ड करता प्रॉफिट, तो ये होता, तो 6 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना था, नेट में 4 से मशीन कम करनी थी, 24 की कॉस्ट और 20 की एक्यूमुलेटेड, ठीक है ना, और हमने कुछ नहीं किया और 6 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना था, हमने सिर्फ सस्पेंस, तो अब हम ठीक कैसे कर रहे हैं, सस्पेंस गायब कर देंगे कैसे, 4 से नेट की मशीनरी कम करके, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड सेपरेटली 24 एंड 20, और 6 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करके, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंस गायब। अब ये मत बोलना सर बैंक नहीं ऐड करेंगे, बैंक में तो वही है ना, बैंक में तो डेबिट कर ही दिया, टू सस्पेंस कर दिया बाकी चीजों की बजाय। अब जब मशीनरी पे डेप्शन आएगी 10% ऑन कॉस्ट है, तब मशीनरी में जो बेच दी थी पहले ही दिन बेची थी, तो उस पर तो डेप्शन का मुद्दा ही नहीं था, इसलिए तो जब डेप्शन निकालोगे मशीनरी पे इस साल की, तो मशीनरी बेटा कितने की दे रखी है, प्लांट और मशीनरी एट कॉस्ट दे रखी है 824, तो ये मत बोलना इस साल की डेप्शन 824 पे आएगी, भाई 824 में से
करंट ईयर की डेप्शन बोलूँ 24,000 वाली तो बेच भी तो दी, जिसकी एंट्री नहीं डाली थी, तो 24 से कॉस्ट कम भी तो हो रही है, तो 10% इस पर लगाओगे तो 80 बनती है डेप्शन, क्योंकि बेचने वाला तो एंट्री नहीं डाली ना। तो जब बेचने वाली एंट्री को कंसिडर करोगे, जो फर्स्ट डे बेची थी, तो वो तो कॉस्ट कम हो चुकी है उसकी 24,000 से, और डेप्शन 20 से कम हो जाएगी एक्यूमुलेटेड, तो करंट ईयर की डेप्शन 80 आएगी। अब इसके बाद अगर ये पॉइंट क्लियर है, सेम क्वेश्चन यार किया होता है लेक्चर में, ठीक है ना, तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ मेरे से, तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ पूरा ही डिस्कस कर रहा हूँ एक बार क्वेश्चन फुल फ्लेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले पीएनएल बनाना शुरू कर देते, बैलेंस शीट है पीएनएल, तो मैं पहले पीएनएल का देख लेता हूँ, उसमें क्या क्या वैल्यूज है बेटा। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे तो सेल्स की वैल्यू दे रखी है, यस सर सेल्स हम टिक करते जाते हैं 1200, तो सेल्स आ गई 1200 इन थाउजेंड है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है ना। फिर अदर इनकम में क्या आ जाएगा, 6 का प्रॉफिट, ये कौन सा है, प्रॉफिट ऑन सेल, ये नोट नंबर 6 दिया हुआ है, दैट इज वही मशीनरी का प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा है बेटा। अदर इनकम में क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो अभी बताया था 10 में बेचा था, 4 की नेट बुक वैल्यू थी और 6 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना, तो वो आपके पास में दिख गया, ये आ गया। फिर खर्चों में क्या क्या आ रहा है सर, खर्चों में एडजस्टेड परचेज है, सीधा 400 का आ गया, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, परचेजेस और चेंज इन इन्वेंट्री की जगह सीधा परचेज एडजस्टेड है, ऑलरेडी नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का नेट करके, क्योंकि सिर्फ क्लोजिंग दिया ओपनिंग दिया नहीं कि हम कर सके, ये परचेज अलग दिखाए चेंज इन इन्वेंट्री अलग दिखाए, अगर इन्फॉर्मेशन देता तो ही कर सकते हैं, तो यहाँ सीधा एडजस्टेड परचेज आ गया 400। फिर आपके पास डिबेंचर इंटरेस्ट दे रखा है 30, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, यस सर वो 10% डिबेंचर से बनता भी 30 है, ये नहीं कि कम ज़्यादा है, कम ज़्यादा होता है तो हम बात करते हैं या फिर एजम्पशन लेते हैं, वो बीच में इशू हुआ जो भी है, तो यहाँ पे 30 बनता है, अभी 30 बन रहा है, तो 30 का फाइनेंस कॉस्ट में आ गया आपके पास में 30, वो नोट भी दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट है नहीं, मतलब जो पहले आना चाहिए था, डेप्रीसिएशन का खर्चा आ गया बेटा, वो 10% ऑफ 800 जो हमने अभी सीखा, ये वाला पॉइंट का रोल आ गया, इसका एक इफेक्ट 80 ये आ गया डेप्शन जो है, और एक अदर एक्सपेंसेस आ गए बाकी सारे, तो बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस देखेंगे ना, फैक्ट्री के खर्चे आ गए, एडमिन खर्चे आ गए और सेलिंग खर्चे आ गए, ये तीनों आ जाएंगे 80 45 25, ये तीनों खर्चे आपके पास बन जाएंगे 150। तो यहाँ पर मैं ये आ गया आपके पास टोटल खर्चे हो गए, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल गया, टैक्स का रेट दे नहीं रहा तो वो इग्नोर हो गया, तो सीधा आपका प्रॉफिट आ गया 546 का। यही प्रॉफिट आपका चला जाएगा कहाँ पे, जो नोट 2 बनता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, उसमें पीएनएल में आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड 546। मैंने एक बार यहाँ तक ले आया, अब मैं बैलेंस शीट पे चलता हूँ, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है हमारा, ठीक है जी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले आया शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्या देखेंगे, देखो जी इक्विटी कैपिटल दे रखी है, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है 500, पर कॉलिन एरियर भी है 5 का, तो वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 500 माइनस 5 495 भी बनता है, यहाँ 495 आपने दिखा दिया, बट भाई डिस्क्लोजर्स वगैरह भी है ना प्रॉपरली, तो वो नोट बनना है। ऑथराइज दे रखी थी, ऑथराइज दे रखी है सबसे पहले पॉइंट में, डिस्क्लोजर है, सिंगल टिकाना है बस, तो डिस्क्लोजर है, ऑथराइज कैपिटल था नहीं 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, नहीं लिखा नंबर कट जाएंगे, 800 8 लाख को हमने क्या लिख दिया, 1000 है ना, तो 8 लाख को 800 लिख दिया। फिर इशूड सब्सक्राइब में अब वो 500 था, दैट मीन्स 5 लाख, तो 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है जी, और कॉलिन एरियर माइनस होना है 5 का, तो 495 है, पर इसमें भी एक और डिस्क्लोजर है अदर देन कैश का, तो अदर देन कैश वाला डिस्क्लोजर आ गया, जिसमें ₹50,000 है, ₹50,000 का मतलब हो गया 5,000 शेयर्स। मान लो हमने कभी मशीनरी खरीदी होगी, कोई चीज़ होगी, ठीक है ना, या बिजनेस एक्वायर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो अदर देन कैश शेयर्स होते हैं ना, तो वो बताते हैं, या बोनस इशू होता है तो हमें बताने पड़ते हैं कितने शेयर्स अदर देन कैश है, कितने बोनस के तौर पे, कितने बायबैक करें, तो वो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है। तो आउट ऑफ वह 5,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये डिस्क्लोजर देने का, नहीं दिया नंबर कटेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो लिख के दे रहे, तो 495 आ गया, तो ये आपका 495 दिख जाएगा। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस में, अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जी देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा एक तो आपके पास में क्या जनरल रिजर्व दे रखा है 150 का, सिक्योरिटी भी हम दे रखा है 40 का, तो 150 और 40 तो आ ही गया सिक्योरिटी भी और जनरल रिजर्व। फिर आपके पास पीएनएल दे रखा है, ये ओपनिंग आ गया 75, तो 75 आपका ओपनिंग आ गया, और इस साल का 546 था जो पीएनएल से आया, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है क्योंकि डिविडेंड में भेजा, चाहे कोई जनरल रिजर्व आपने ट्रांसफर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, कुछ नहीं है, तो सीधा आ गया, ठीक है ना। एक हमारे पास में आ गया बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व वाला पॉइंट, जो आपने क्रेडिट किया, तो इसका क्रेडिट का इफेक्ट आ गया अभी, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व आ गया 160 का, तो टोटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 971, ठीक है ना। तो मैं आइटम एक एक टिक कराते जा रहा हूँ। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग से हमारे पास जो डिबेंचर से 10%, ये रहे 10% डिबेंचर 300 के, तो ये आ जाएंगे, इसका भी नोट बन जाएगा नोट 3, तो देख लेंगे 10% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ गए 300 के, ये डल जाएंगे, ठीक है ना, ये आ गए।
फिर आगे करंट लायबिलिटीज़ में बेटा और क्या आइटम बची है, ट्रेड पेबल है, यस सर ट्रेड पेबल दिख रहे हैं कितने के, 30 के, ये डायरेक्टली आ जाएंगे, इसमें कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं। तो ये टोटल हो गया किस साइड का, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का, ठीक है जी। फिर हमारे पास आते हैं बेटा एसेट साइड, तो नॉन करंट एसेट्स है जिसके अंदर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड होती है ना, बट आई हैव सीन के बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आता और वो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है नोट। तो इसमें सबसे पहले क्या, एक तो लैंड है, देखो लैंड कितने की थी सर, 800 की थी, बट उसमें हमने रीवैल्यूएशन भी करी थी ना पॉइंट नंबर 2 में, तो लैंड को डेबिट भी तो किया ना, तो लैंड को जो डेबिट किया 160 से, तो वो भी तो रोल आ जाएगा ना, तो 160 से बढ़ा देंगे, तो 160 करके कितनी होगी 960, डेबिट करा, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सब, इसका पीएल में कोई लेना देना नहीं। हाँ डिक्रीज होता है तो पीएल में लॉस जाता है, समझे बात को, वो एस टेन में बात बोलता है। प्लांट एंड मशीनरी में ध्यान से, प्लांट एंड मशीनरी में देखो आपको क्या देनी है, कॉस्ट अलग देनी है, प्रोविजन फॉर डेप्शन अलग देना है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब देखो इसमें कॉस्ट कितनी है, देखो सर कॉस्ट हमें दे रखी है 824 और प्रोविजन फॉर डेप्शन कितनी दे रखी है आपको 150, तो ये 824 है, ये 150 है आज तक की। अब हमने फर्स्ट डे एक मशीन को बेचा था जिसकी कॉस्ट कितनी थी 24 से कॉस्ट कम हुई और 20 उसकी एक्यूमुलेटेशन थी, तो एक्यूमुलेटेशन डेबिट होके कम होगी, कॉस्ट क्रेडिट होके कम होगी, तो इतने से कॉस्ट कम होगी, इतने से एक्यूमुलेट कम होगी, तो कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी 800, एक्यूमुलेटेड एक तरीके से कितनी रहती है 170, बट आपने करंट ईयर की भी तो डेप्शन की एंट्री डाली ना, वो एंट्री क्या होती है इस केस में, डेप्शन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो खर्चे की आपने एंट्री डाली इस साल की 80 की डेप्शन जो निकाली थी, तो उससे डेप्शन का खर्चा तो पीएल में चला गया, जो प्रोविजन फॉर डेप्शन है उतने से बढ़ गई क्योंकि आपका प्रोविजन फॉर डेप्शन मेथड फॉलो हो रहा है। तो 130 प्लस वो 210, कितना बन गया 590, है ना, डेप्शन तो पीएल में चलेगी। सेकंड इफेक्ट उसका भी तो लोगे ना 80 की डेप्शन का, 80 की डेप्शन का, तो वो आपका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा इस 80 वाली डेप्शन का जो यहाँ पे था, ठीक है ना, इस पॉइंट में। तो ये वाले पॉइंट का भी रोल खत्म हो गया। 10,000 वाले का जो आया था सस्पेंस खत्म हो गया, सस्पेंस खत्म हो गया, ये सर सस्पेंस इज ओवर। जैसे ही आपने 6 का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया और 4 से नेट में मशीन कम करी, 4 से नेट हो गया ना, 24 से 20 से ये, तो वो 10 खत्म हो गया ना ऑटोमेटिकली। अब ये मत सोचो 10 का क्या करेंगे, 10 तो खत्म हो गया उसी को करके, ठीक है ना, तो वो आपके पास हो गया। और जो 80 की डेप्शन इस साल की बनी थी ऑन दी रिवाइज कॉस्ट, उसका 2 इफेक्ट आके डेप्शन पीएल में गया और एक्यूमुलेट डेप्शन बढ़ गई जो कि कॉस्ट में से माइनस होकर दिख रही है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास ये आ जाता है 590, तो ये बन गया 1550, ठीक है जी बात, तो ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं 15 आपका ये टिक हो गया। फिर आपके चलते बेटा करंट एसेट में इन्वेंट्री सीधा दे रखी थी, क्लोजिंग स्टॉक 96 का, यस सर 96 सीधा आ गया। ट्रेड रिसीवेबल डायरेक्टली दिए हुए है, यस सर डायरेक्टली दिए हुए 120, वो भी डायरेक्टली आ गए 120। भाई एक चीज़ रहेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका नोट बनाते हैं, इसमें भी डिस्क्लोजर है शेड्यूल बैंक वाले का, ठीक है ना, तो वो आपके पास आता है। तो इसमें क्या है, कैश एट बैंक है, एक कैश इन हैंड है 52 का, एक वो आ गया कैश इन हैंड 2 का, देखो। और जो बैंक का बैलेंस है वो कितना दिया वैसे तो सर 28 दिया है, सेकंड आइटम 28 दिया है। इसमें एक डिस्क्लोजर है भाई किस चीज़ का, कि आपके पास में बैलेंस एट बैंक में 5,000 एक ऐसे बैंक के साथ है जो शेड्यूल नहीं है, तो 28,000 हुआ, उसमें से 5 नॉन शेड्यूल बैंक के साथ है, तो शेड्यूल वाले कितने हो गए सर 23 हो गए ना, तो कैश एट बैंक में विद शेड्यूल बैंक 23 हो गए ना, 28 माइनस 5, और विद अदर जो अभय बैंक लिमिटेड है वो 5 हो गया, तो टोटल 28 ही हो गया ना, और 2 कैश है तो 30 का टोटल आ गया। ये सिर्फ डिस्क्लोजर्स होते हैं, ये मत सोचना एडजस्टमेंट नहीं होती है, डिस्क्लोजर्स है बेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, वो पढ़ के हम पता चलता है इतने सारे क्वेश्चन का, कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं अदर देन कैश है, ऑथराइज कैपिटल है, शेड्यूल बैंक है, और डेटर्स एक्सीडिंग 6 मंथ्स वाला वो एडजस्टमेंट देता है, वो एजिंग वाली बात आती है, तो वो सारे आपके डिस्क्लोजर्स होते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी रे बल्ले बल्ले। 1796 क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो ये वाली एडजस्टमेंट तो सस्पेंस की मैंने एंट्री से कराई थी, तो सारी चीज़ें भी टिक होगी, क्वेश्चन की सारी चीज़ें आपकी टिक हो चुकी है, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। तो विद दिस आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा क्या हो जाता है, अरे भाई कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एंड विद दिस आपके पास में क्या हो गया, पूरे का पूरा आरटीपी जो है फुल फ्लेजेड तरीके से बेटा कंप्लीट हो गया, आरटीपी पूरे का पूरा डिस्कस हो जाता है हमारे पास में।
एंड मैंने डिटेल में डिस्कस किया। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि आरटीपी है कि बहुत हौले हौले बहुत स्लो स्पीड में एक एवरेज पेस रखता हूँ बेटा मैं ऐसी चीज़ में, ठीक है ना, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों के पास समय कम है, आप लोगों को चीज़ें आती है, तभी तो फायदा है ना आरटीपी करने का। अब जो बच्चा आरटीपी बिना सिलेबस को रिवाइज के कर रहा है फिर उसका फायदा क्या? इट इज अ रिवीजन टेस्ट पेपर, इट्स अ रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन है आपके पास में, तो ये रिवीजन फेज में आपका रोल प्ले करता है। इसलिए जो हम नॉर्मली क्लास में स्पीड या जिस पेस पढ़ते हैं उससे थोड़ा समय इसको डिस्कस करने में जाए, क्योंकि कम समय में हमारा फटाफट से आरटीपी हो गया ना, 1.5 घंटा लगा आरटीपी पूरा डिस्कस हो गया। और इसमें 3-4 क्वेश्चन हमारे डिफरेंट थे, अच्छे थे। AS2 वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, जेपीबीपी वाला एक, AS10 में पीपी वाला अच्छा था, AS19 का लीज का मैं अच्छा बोलूँगा, जिसमें आपका सेल एंड फाइनेंस लीज बैक का भी क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ कुछ क्वेश्चन है बीच में जो हमारे इंटरेस्टिंग थे मैं बोलूँगा, ठीक है ना, जहाँ पर हमारी चीज़ें हमारे पास सीखने मिली, ठीक है ना। तो विद दिस आपके पास में क्या होता है बेटा, पूरे का पूरा आरटीपी क्या हो जाता है, डिस्कस हो जाता है। एंड बस आप लोगों को यही बोलूँगा कि अपने पास में अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट वीडियोज होगी बेटा वो मैं सारी लेके आता रहूँगा। आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोस वगैरह ऑलरेडी डली हुई है, जो भी PYQs आरटीपीज होते हैं वो मैं सारे एक ही प्लेलिस्ट में डालता रहता हूँ। जो भी और वीडियोस होगी आप लोगों के लिए आते रहेंगे, बस आप अपने एग्जाम के अच्छे तरीके से तैयारी करते चले बेटा, ठीक है ना। किसी चीज़ की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत करते चले, अपने ऊपर विश्वास रखें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे, ठीक है ना। दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद कर दो, अपनी मेहनत करते चलो, अपनी मेहनत करते चलो, आप लोगों को अपना रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अपनी मेहनत ऑनेस्टली सही तरीके से कर रहे हैं। देखो जी, लक इज़ वेरी मिनिमल, आपका खुद का एफर्ट जो है ना, हार्ड वर्क वो बहुत ज़्यादा है, वो अगर डाल रहे हो तो रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है ना। चलो विद ऑल दिस मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। एंड मेक श्योर कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और मुझे प्लीज़ बताना कि सर यस हम अपने अटेम्प्ट के अंदर में क्लियर करके ज़रूर दिखाएंगे, अपना बेस्ट ज़रूर देंगे, ठीक है ना। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू।